सभी को नमस्ते नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत में होंगे। तो हम मॉडर्न इंडिया का पहला वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन पढ़ा था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज एक बड़ी क्लास लेंगे और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में हम रिवीजन कर लेते हैं। तो जो धर्म सुधार आंदोलन था वो सबसे पहले बंगाल में शुरू हुआ था, उसके बारे में हमने बात की थी। क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेजों ने अपना सबसे पहले विस्तार, सर आवाज क्लियर है ना, तो सबसे पहले अपना विस्तार था वो बंगाल में किया था 1757 के प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उनकी जो नीतियां थी, योजनाएं थी, उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव भी बंगाल में पड़ा था और सबसे पहले बंगाल में ही प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई थी। तो इसी कड़ी में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय ने जब अपनी आंखों के सामने अपनी भाभी को सती होते हुए देखा तो उन्होंने इस सती प्रथा का विरोध किया और हिंदू धर्म में जो उस वक्त उनकी नज़र में जो कुरीतियाँ थी या आडंबर थे या अंधविश्वास थे, उनका उन्होंने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया और अलग अलग धर्मों का अध्ययन करके उनका एक संश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश की। इसके साथ साथ उन्होंने पत्रकारिता में बहुत अच्छा काम किया और उस वक्त भी उन्होंने राष्ट्र संघ जैसी एक संस्था के बारे में सोचा था। तो बहुत ही दूरंदेश और दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे वो और आगे के बारे में बहुत अच्छे विचार रखते थे। ठीक है, उनकी हमने पत्रिकाओं के बारे में बात करी थी, जैसे मिरातुल अखबार फारसी में था, स्वाद कोवेदी बांग्ला में था और प्रिसिप्ट्स ऑफ जीसस इंग्लिश में था, ब्राह्मणिकल मैगजीन इंग्लिश में था, ऐसे ही तोहफुत उल मुहाविदीन ये फारसी में था और एक था मंजरातुल अदियान। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने कल आपको नोट करवाया था, ये सब चीज़ें दी हुई थी। इसके साथ मैंने इस कड़ी में एक बात और बताई थी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना होती है 1784 में, तो वहाँ पे विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, जेम्स प्रिंसेप और होलब्रुक, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैक्स मूलर, जो भारत के बहुत पुराने जो प्राचीन ग्रंथ होते हैं संस्कृत के या अरबी फारसी के होते हैं उनका अनुवाद करते हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ मनुस्मृति का अनुवाद करते हैं। कौन करता है? ये अपने विलियम जॉन साहब है ना, वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी हितोपदेश और गीता की, और गीत गोविंद का अनुवाद भी करते हैं। कौन करते हैं? विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स के बारे में तीन किताबें होगी। एक तो हो गया गीत गोविंद, एक तो क्या हो गया गीत गोविंद, और एक क्या हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और एक हो गया मनुस्मृति का अनुवाद कर दिया था जेंटुलोज नाम से, ऐसे कुछ करके उन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, उसके बाद चार्ल्स विल्किंसन ने गीता का अनुवाद किया था और हितोपदेश का अनुवाद किया था। गीता का अनुवाद किया था और हितोपदेश का अनुवाद किया था। और मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद किया, मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद किया। और जेम्स प्रिंसेप थे, उन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। जब हम ब्रिटिश काल में शिक्षा पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को वापिस पढ़ेंगे तो वापिस रिवीजन हो जाएगा, लेकिन आपको एक बार इनको याद रखना है। ठीक है, तो पत्र और पत्रिकाएं हमने राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई पढ़ ली। और राजा राम मोहन राय क्या था कि जो उस समय के मुगल राजा थे, अकबर द्वितीय थे, उनकी पेंशन के लिए ब्रिटेन गए थे। ठीक है, हालांकि पेंशन की राशि भी उन्होंने बढ़ा दी थी, लेकिन वो बाद में सिएटल में ही वहीं पे उन्होंने वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे और फिर वहीं उनको दफना दिया गया था। और इसी आधार पर बोला जाता है कि उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। लेकिन पुस्तकों में ये कहा गया है कि उस वक्त वहाँ पे ये नियम नहीं था कि किसी शव को जलाया जा सकता है, सिर्फ शव को दफनाया जा सकता है। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन सिएटल में वो रहे नहीं थे और अकबर द्वितीय के लिए गए थे। तो मुगल बादशाह का हाल ये हो चुका था कि वो अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए अंग्रेजों के आगे गिड़गिड़ा रहा था और किसी बंदे को भेज रहा था, खुद उसकी हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेजों के सामने जाकर बात कर ले। ठीक है, उसके साथ साथ हमने कहा था कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो हमने पहले कहा था कि आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1814 में। कब हुई थी? 1814 में। और 1828 में हुई ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, फिर ब्रह्म समाज जब राजा राम मोहन राय नहीं रहते हैं तो उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर के पास आ जाता है और देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 में एक तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकालते हैं, एक ब्रह्म पत्रिका भी निकालते हैं और ब्रह्म समाज को संभालते हैं। फिर ब्रह्म समाज में आते हैं केशव चंद्र सेन। कौन आते हैं? केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन के बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव विचारों के कारण
क्या होता है कि संघ में फूट पड़ जाती है और ब्रह्म समाज दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो जो पुराना ब्रह्म समाज है, मतलब पुराना मतलब आदि, ठीक है, आदि ब्रह्म समाज किसके पास चला जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर के पास चला जाता है। और भारतीय ब्रह्म समाज है वो किसके पास आ जाता है? केशव चंद्र सेन के पास आ जाता है। किसके पास आ जाता है? ये मैंने बता ही दिया आपको, संवाद कौमुदी और ये, ठीक है, ये सारी की सारी आते ही मैंने रिवीजन करा दिया। वेद उपनिषद का भी इन्होंने किसमें अनुवाद किया था? बांग्ला में किया था। खैर एक बार और कर लेते हैं, फिर वो ब्रह्म समाज वाले में वापिस आते हैं। संवाद कौमुदी बांग्ला में लिखते हैं, मिरातुल अखबार फारसी में लिखते हैं, तुहाफुत उल मुहाइदीन फारसी में लिखते हैं, मंजरातुल अदियान फारसी में लिखते हैं, ब्राह्मणिकल मैगजीन और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस ये किस में लिखते हैं? अंग्रेजी में लिखते हैं। इतना इन्होंने काम किया था। इनका मिरातुल अखबार था वो 1823 में बंद हो गया था और इसीलिए इन्होंने फ्री प्रेस, जो फ्री प्रेस का जो फ्रीडम होता है उसकी आज़ादी के लिए उन्होंने उस वक्त आवाज़ उठाई थी, इसीलिए इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। आगे चलते हैं, विचारधारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म समाज 1828 में बना था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में रह जाता है और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में 1886 में क्या हो जाता है? भारतीय ब्रह्म समाज हो जाता है। फिर साथियों मैंने आपको बताया कि केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के जो विचार थे इस संस्था को लेकर दक्षिणी भारत में जाते हैं और ब्रह्म समाज का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दक्षिणी भारत में मैंने एक संस्था बताई थी जिसका नाम था वेद समाज। क्या था? वेद समाज। और एक समाज थी पश्चिमी भारत में थी जिसका नाम था प्रार्थना समाज, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से वेद समाज और प्रार्थना समाज की स्थापना होती है दक्षिण और पश्चिमी भारत के अंदर, ठीक है। अब केशव चंद्र सेन 1866 में क्या करते हैं? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेते हैं। लेकिन बाद में ये अपनी ही लड़की की शादी, अल्पायु लड़की की शादी कूच बिहार के राजकुमार से कर देते हैं। तो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्व में फिर ब्रह्म समाज का टुकड़ा हो जाता है और साधारण ब्रह्म समाज बनता है 1878 में। कब बनता है? 1878 में साधारण ब्रह्म समाज। तो दोबारा सुनिए, पहले बनती है 1814 में आत्मीय सभा, फिर 1828 में ब्रह्म समाज, ठीक है। फिर ब्रह्म समाज को संभालते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, फिर आते हैं केशव चंद्र सेन, उनसे विचारों के कारण संघर्ष हो जाता है और ब्रह्म समाज दो टुकड़ों में बंट जाता है 1866 में। पुराने वाला आदि ब्रह्म समाज तो चला जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर के पास, भारतीय ब्रह्म समाज आ जाता है केशव चंद्र सेन के पास। उसके बाद केशव चंद्र सेन अपनी अल्पायु लड़की की शादी कूच बिहार के राजकुमार के साथ कर देते हैं। तो 1878 के अंदर, 1878 में ब्रह्म समाज वापिस बंट जाता है आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्व में साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। तो ये ब्रह्म समाज का क्या हो गया? कालखंड हो गया। इसके बाद आते हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कुछ बहुत शानदार किताबें लिखी थी। एक तो मैंने कल ही बताया था कि महिलाओं के लिए इन्होंने वामा बोधिनी पत्रिका लिखी थी, ठीक है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया था, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किसके लिए था? महिलाओं के लिए था। किसके लिए था? महिलाओं के लिए था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कौन बनाते हैं? केशव चंद्र सेन। इसी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के आधार पर एक चीज और याद कर सकते हैं, उसका नाम है इंडियन मिरर। तो इंडियन मिरर भी कौन निकालता है? ये पत्रिका कौन निकालते हैं? केशव चंद्र सेन। कौन निकालता है? केशव चंद्र सेन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं? केशव चंद्र सेन। कौन करते हैं? केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर पत्रिका कौन निकालते हैं? केशव चंद्र सेन। और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कौन निकालता है? केशव चंद्र सेन। लॉज ऑफ लाइफ एक पुस्तक भी ये लिखते हैं, लॉज ऑफ लाइफ एक पुस्तक भी ये लिखते हैं। तो केशव चंद्र सेन के बारे में हमने इतना पढ़ लिया। मैं एक बार वापिस केशव चंद्र सेन का रिवीजन करवा रहा हूँ कि राजा राम मोहन राय के नहीं रहने के बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को संभालते हैं। केशव चंद्र सेन की एंट्री होने के बाद उनके प्रोग्रेसिव विचारों के कारण, रेडिकल विचारों के कारण ब्रह्म समाज दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। 1866 में आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के पास चला जाता है और भारतीय ब्रह्म समाज है वो किसके पास आ जाता है? केशव चंद्र सेन के पास आ जाता है। केशव चंद्र सेन इस भारतीय ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर बाहर निकलते हैं, ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर बाहर निकलते हैं और दक्षिणी भारत में वेद समाज की स्थापना करते हैं श्रीधरलू नायडू के नेतृत्व में। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा होती है। इसी तरीके से आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में किसकी स्थापना होती है? प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। 1878 में जब अपनी ये अल्पायु बेटी की शादी कूच बिहार के राजकुमार के साथ कर देते हैं तो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्व में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में हो जाती है, ठीक है। 1814 में आत्मीय सभा बनती है। ये पूरा क्रम पढ़ लिया हमने। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने
इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी महिलाओं के उत्थान के लिए, और उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी इंडियन मिरर, और इन्होंने महिलाओं के भले के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली। अब मतलब वामा में वामांगी बोलते हैं ना, एक पर्यायवाची होता है, आप जब RS मेंस में याद करते हो वामांगी, तो वामा बोधिनी पत्रिका मतलब महिलाओं के लिए पत्रिका निकाली थी। और साथ में इन्होंने एक पुस्तक निकाली थी जिसका नाम था लॉज ऑफ लाइफ। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन संस्था थी और इंडियन मिरर इनकी पत्रिका थी, ठीक है। इसके साथ महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली और एक पुस्तक लिखी थी लॉज ऑफ लाइफ। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि याद करने का तरीका बताया था कि वेद हाथ में लेकर केशव चंद्र सेन दक्षिणी भारत में गए और इन वेदों को धर लिया श्री धरलू नायडू ने। तो वेद समाज की स्थापना दक्षिण भारत में कौन करते हैं? श्री धरलू जी नायडू करते हैं। प्रेरणा किसकी होती है? केशव चंद्र सेन की होती है। मैंने कहा था इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, एक होता है वेद समाज और एक होता है देव समाज। तो वेद दक्षिणी भारत में और देव लाहौर में स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। कहाँ पे की थी? लाहौर में की थी। कल मैंने ये आपको बता दिया था। वापिस आते हैं प्रार्थना समाज पर। प्रार्थना समाज की स्थापना होती है आत्मारंग पांडुरंग के नेतृत्व में और प्रेरणा स्रोत कौन होते हैं? केशव चंद्र सेन। बाद में इसमें महादेव गोविंद रानाडे जुड़ जाते हैं और ये प्रार्थना समाज है वो विधवा विवाह के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इस प्रार्थना समाज जो होता है ना, प्रार्थना समाज से पहले एक संस्था होती है जिसका नाम होता है परमहंस मंडली। क्या होता है? परमहंस मंडली, ठीक है। अब देखना, इस परमहंस मंडली और रामकृष्ण मिशन दोनों अलग अलग चीजें, इनको एक मत कर देना। जैसे वेद समाज और देव समाज को एक मत कर देना, ठीक है। वैसी परमहंस मंडली बहुत पहले स्थापित थी दादोबी पांडुरंग तारखड़कर और दुर्गाराम मेहता के नेतृत्व में थी, ठीक है। और इस परमहंस मंडली का नया जो वर्जन था ना, वो प्रार्थना समाज था। क्या था? प्रार्थना समाज था। तो कई जगह कई पुस्तकों में लिखा हुआ है कि प्रार्थना समाज परमहंस मंडली का नया रूप था, परमहंस मंडली का नया रूप था। अब परमहंस मंडली का नाम है ना, वो पूरा नाम ही अटपटा है, दादोबा पांडुरंग तार खड़ कड़, ये नाम ठीक है, दुर्गादास मेहता। बाकी ये नाम तो दादोबा पांडुरंग तार खड़कर किसका था? परमहंस मंडली। इनकी एक पत्रिका भी थी जिसका नाम था ध्यान प्रकाश। क्या था? ध्यान प्रकाश। तो केशव चंद्र सेन वेद लेकर दक्षिणी भारत में जाते हैं, उनके वेद धर लेते हैं श्री धरलू नायडू। इसीलिए वेद समाज की स्थापना दक्षिणी भारत में श्री धरलू नायडू के नेतृत्व में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से होती है। पश्चिमी भारत में आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। ये प्रार्थना समाज परमहंस मंडली का नवीन रूप होता है। परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग तार खड़कर और दुर्गाराम मेहता करते हैं। इनकी एक पत्रिका होती है जिसका नाम ध्यान प्रकाश होता है। इसी तरह वेद समाज बनता है, देव समाज बनता है, जो कौन बनाता है? शिव नारायण अग्निहोत्री बनाता है, ठीक है। अब ये सब तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इनका विरोध करता है और इनके विरोध के सभा में धर्म सभा बनती है। कब बनती है? धर्म सभा बनती है। कब बनती है? 1830 में। कौन बनाता है? राधाकांत देव बनाता है। कौन बनाता है? राधाकांत देव बनाता है। अब ये होता है, ये तो राजा राम मोहन राय कहते हैं हम सती प्रथा बंद करेंगे, ये बोले ऐसे कैसे बंद करोगे? और ये भारत के बहुत सारे लोगों से सती प्रथा के समर्थन में हस्ताक्षर करा के विलियम एंटी को भेज देते हैं कि नहीं, आप सती प्रथा बंद नहीं कर सकते। राधाकांत देव, ठीक है। इसी तरीके से एक हिंदू धर्म महामंडल, कल मैंने आपको बताया था, हिंदू धर्म महामंडल, इसकी स्थापना करते हैं पंडित दीन दयालु शर्मा। कल मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था धर्म सुधार की जो प्रक्रिया शुरू होती है उसके विरोध में कई ऐसे जो पुराने रूढ़िवादी लोग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं कि हम धर्म सुधार नहीं करने देंगे। उनमें ये दो संगठन स्पेशल थे, धर्म सभा राधाकांत देव, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है हिंदू धर्म महामंडल। किसने की थी? पंडित दीनदयालु शर्मा ने की थी। तो हमने जब प्रार्थना समाज की बात की, किसकी बात की? प्रार्थना समाज की। तो हमने कहा प्रार्थना समाज को लोकप्रिय कौन बनाते हैं? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और हमने पढ़ा था कि दो इन्होंने बहुत अच्छी संस्था बनाई थी, एक पूना सार्वजनिक सभा बनाई थी और एक गोपाल गणेश आगरकर के साथ मिलकर उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी, ठीक है। और इन्होंने विधवा विवाह के लिए बहुत अच्छा काम किया था। इनके एक साथी थे जिनका नाम था कर्वे, धोंदव केशव
करवे, दोंदव केशव करवे, उन्होंने मिलकर विधवा विवाह के लिए विधवा विवाह संघ बनाए, ऐसे बहुत सारे काम विधवा विवाह के लिए किए थे। लेकिन इन्होंने इसके साथ साथ प्रतिज्ञा आंदोलन चलाया था। प्रतिज्ञा आंदोलन इन्होंने किसके लिए चलाया था? बाल विवाह के लिए। किसके लिए चलाया था? बाल विवाह के लिए। किसके लिए चलाया था? बाल विवाह के लिए। मैंने कल आपको बताया था कि ये गलत मत कर देना कि क्वेश्चन आए कि प्रतिज्ञा आंदोलन इन्होंने किसके लिए चलाया? आप विधवा विवाह करिए। और किसके लिए चलाया था? बाल विवाह के लिए, बाल विवाह के लिए। और इनकी एक पुस्तक थी, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। किसने लिखी थी? महादेव गोविंद रानडे ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महादेव गोविंद रानडे ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज। आर्य समाज सबसे पहले मैंने बताया था मोरबी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके दो गुरु थे, पहले गुरु थे पूर्णानंद, बाद के गुरु थे विरजानंद, ठीक है। और इनका नाम क्या रखा था? क्योंकि ये सरस्वती समाज के थे, इसीलिए इनका नाम रख दिया था दयानंद सरस्वती। क्या रख दिया था? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 4 सव दिए थे, सव राज, सव धर्म, सव देशी और सव भाषा। और भारतीय समाज में इन्होंने स्वाभिमान पैदा किया था, इसीलिए वैलेंटाइन सिरोल ने इनको भारतीय शांति का जनक कहा था। और इसके साथ किसको कहा था? बाल गंगाधर तिलक को कहा था, ठीक है। इनकी मुख्य पुस्तकें कौन सी थी? मैंने कहा था मुख्य पुस्तक एक तो है सत्यार्थ प्रकाश, एक तो क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। एक गो करुणा निधि है, एक है पंच महायज्ञ विधि, एक है वेद भाष्य भूमिका। वेद भाष्य भूमिका, ये सब किताबें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेद भाष्य भूमिका, गो करुणा निधि, पंच महायज्ञ विधि, सत्यार्थ प्रकाश सबसे ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा था कि इन्होंने सबसे ज्यादा काम जातिवाद के विरोध के लिए किया था, ठीक है। और गोरक्षा के लिए सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया था, महिला शिक्षा पे जोर दिया था। और शिक्षा की पद्धति के नाम पर जो आर्य समाज था वो 2 भागों में बट गया, डीएवी और गुरुकुल। गुरुकुल पद्धति का नेतृत्व किया था सरदानंद ने, ठीक है। किसने किया था? सरदानंद। सरदानंद का दूसरा नाम मुंशीराम था। क्या था? मुंशीराम था। क्या था? मुंशीराम। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इनका मूल नाम क्या था। सरदानंद आगे जाकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसी तरीके से डीएवी स्कूल का नेतृत्व किया था लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ने, ठीक है। और लाला लाजपत राय के बारे में तो आप स्वतंत्रता आंदोलन में सुनते ही हो, ठीक है। बाद में इनकी मौत का बदला भगत सिंह जी लेते हैं, ठीक है। लेकिन लाला लाजपत राय ने सबसे पहले भारतीय राजनीति में मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर हिंदू छवि या हिंदू, मतलब जैसे उसमें मुस्लिम लीग बन गई थी ना, तो मुस्लिम लीग कह रही थी हम मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं, तो वो जो अंग्रेज मुस्लिम तुष्टीकरण कह रहे थे, तो हिंदुओं के हित के लिए भी इन्होंने सबसे पहले मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर इन्होंने हिंदुओं के हितों के लिए भी अपनी मांग उठाई थी। तो इनके ऊपर कहीं न कहीं आर्य समाज के विचारधारा का क्या था? प्रभाव था। और जब हम पढ़ते हैं कि असहयोग आंदोलन के बाद में सीआर दास के नेतृत्व में कांग्रेस स्वराज पार्टी बनती है, उस कांग्रेस स्वराज पार्टी के अंदर ये मदन मोहन मालवीय और जो लाला लाजपत राय मिलकर स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी बनाते हैं। और उनका मकसद ये होता है कि हम हिंदू हितों को आगे उठाएं। तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्य समाज है वो हिंदू धर्म सुधार तो करता ही करता है, उसके साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन के आगे के नेताओं को भी क्या करता है? तैयार करता है। उसके आगे की फौज को भी क्या करता है? तैयार करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन, कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में, अब आज हम इसको तसल्ली से पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद इसकी क्या करते हैं? स्थापना करते हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य होते हैं, चेले होते हैं, अनुयायी होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये गरीबों की सेवा करना इनका मुख्य मकसद रहता है। और जब 1893 में शिकागो सम्मेलन के बाद में विवेकानंद जी लौट के आते हैं तो रामकृष्ण मिशन की क्या करते हैं? ये स्थापना करते हैं, ठीक है। और उनके उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचाते हैं और गरीबों की क्या करते हैं? सेवा करते हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 कलकत्ता में हुआ। मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। युवा सन्यासी थे, युवा सन्यासी थे। इनको हिंदू नेपोलियन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदू नेपोलियन। क्या बोला जाता है? हिंदू नेपोलियन। क्या बोला जाता है? हिंदू नेपोलियन। अब बहुत ज्यादा आप स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते और सुनते हो, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे वो आज भी प्रासंगिक है। और इनके विचारों की जो रेंज थी वो बहुआयामी थी, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर, बहुत आयामों के अंदर इनके विचार थे, ठीक है। जैसे
ये बोलते थे कि भारत, ये जो हिंदू धर्म है ना, उसके अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जातिवाद और छुआछूत। अगर हम इसी तरीके से एक दूसरे से पृथक और एक दूसरे को गर्वान्वित या ऐसे गर्वित महसूस करते हैं कि वो नीचा है और मैं बड़ा हूँ, तो हो सकता है आगे आने वाले सालों के अंदर हम खुद सारे एक अलग अलग पागल खानों तक सीमित हो जाएं। और वो चाहते थे कि ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो ये कहते थे कि भूखे पेट भजन नहीं होता है, तो सबसे पहले गरीबों की सेवा करो, जब उनका पेट भरेगा तब वो भजन और भगवान के बारे में सोचेंगे। तीसरी बात ये थी कि वो ये नहीं कहते थे कि मूर्ति पूजा का विरोध करो, वो कह रहे थे कि मूर्ति पूजा से अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के पास पहुंचता है कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि इन्होंने बताया था कि ईश्वर प्राप्ति के प्रत्येक मार्ग है। आप अहम ब्रह्मास्मि या आपो दीपो भव, खुद को जानते हुए शंकराचार्य के मार्ग से या फिर महात्मा बुद्ध के मार्ग से भी ईश्वर को पा सकते हो, इस्लाम के मार्ग से भी आप ईश्वर को पा सकते हो। तो ये बोले जो भी मार्ग है ना, उस मार्ग से किसी को ईश्वर की पूजा करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले गरीबों की सेवा करनी जरूरी है। कमजोरी और ताकत में इन्होंने सबसे ज़्यादा बोला था कि कमजोर तो किसी को होना ही नहीं चाहिए, जितना हो सके उतना ताकतवर बनो, क्योंकि ये समझ गए थे कि अंग्रेज हम पे राज कर रहे हैं ना, उसका कारण क्या है कि अंग्रेज हमसे ताकतवर है, हम क्या है, कमजोर है। उसके साथ साथ उन्होंने और बहुत सारी बातें बोली थी जो अब इस प्रीलिम्स की क्लास के अंदर हम वो नहीं पढ़ सकते। अगर ये फाउंडेशन की क्लास होती तो बहुत डिटेल में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम पढ़ते। खैर, जैसे ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि अगर भारत को समझना है और पढ़ना है तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। और सुभाष चंद्र जी बोस ने इनको भारत देश का आध्यात्मिक पिता बोला था, भारत देश का आध्यात्मिक पिता बोला था इन्होंने, क्योंकि भारत की दुनिया में एक छवि बनाई थी। और जैसा कि हम जानते हैं, जब ये 1893 में शिकागो सम्मेलन में गए थे तो भारत की एक छवि, बहुत अच्छी छवि दुनिया के अंदर बनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव सेवा पर ये बल देते थे। इनकी कुछ ग्रंथ थे, क्या थे, ग्रंथ थे। ग्रंथ याद करने का एक सीधा सा तरीका है, जैसे हम कहते हैं ना भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने कहा राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग। मतलब क्या बोले कि भारत के युवाओं को उद्बोधन किया इन्होंने। क्या किया? उद्बोधन। तो उद्बोधन बंगाली में था। भारत के युवाओं का इन्होंने उद्बोधन किया कि कर्म योग करो और ज्ञान योग करो तो आपको क्या मिलेगा? राजयोग मिलेगा। भारत के युवाओं का इन्होंने उद्बोधन किया कि कर्म योग करो और ज्ञान योग करो, तब आपको क्या मिलेगा? राजयोग मिलेगा। क्या मिलेगा? राजयोग मिलेगा। और तब जाकर प्रबुद्ध भारत बनेगा। तब जाकर क्या बनेगा? प्रबुद्ध भारत बनेगा। क्या बनेगा? प्रबुद्ध भारत। तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत किसकी रचनाएं थी? स्वामी विवेकानंद जी की थी। और एक थी वेदांत फिलोसफी। ठीक है, एक क्या थी? वेदांत फिलोसफी। जब ये 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं तो उसके बाद 1894 में न्यूयॉर्क में ये वेदांत सोसाइटी की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। वे किसकी स्थापना करते हैं? वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं न्यूयॉर्क में 1893 के बाद 1894 में। ठीक है, उसके बाद में कैलिफोर्निया में शांति आश्रम का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। कैलिफोर्निया में शांति आश्रम का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो हिंदू नेपोलियन किसको कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने आध्यात्मिक पिता किसको कहा था? स्वामी विवेकानंद को कहा था। किसको कहा था? स्वामी विवेकानंद को। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके लिए कहा था? भारत को जानना है तो इस आदमी को पढ़िए और समझिए, स्वामी विवेकानंद को कहा था। स्वामी विवेकानंद ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी कि युवाओं का उद्बोधन किया? तो एक तो हो गया उद्बोधन, एक हो गया ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, 3 ये हो गए, और प्रबुद्ध भारत 5वीं, और छठा ये हो गया वेदांत फिलोसफी। ठीक है, 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। तो 2 ये संस्थान है ना, ये संगठन है, ये इन्होंने कहां पे स्थापित किए थे? कहां पे स्थापित किए थे? विदेश में स्थापित किए थे। एक तो न्यूयॉर्क में किया था और एक कहां पे किया था? कैलिफोर्निया के अंदर किया था। एक इनकी शिष्या थी जो मार्गरेट थी, और उनको निवेदिता कहा जाता। क्या कहा जाता था? निवेदिता। क्या कहा जाता था? निवेदिता। क्या कहा जाता था? निवेदिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निवेदिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निवेदिता। ठीक है, ओके ओके, दोबारा बता देता हूं। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं का उद्बोधन किया कि ज्ञान योग और कर्म योग को अर्जित करो और राजयोग पाओ। ज्ञान योग और कर्म योग के द्वारा राजयोग को पाओ और प्रबुद्ध भारत का निर्माण करो। और एक उनकी थी वेदांत फिलोसफी। 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की।
ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। मैडम H.P. ब्लेटवस्की और कर्नल H.S. आलकाट ने इसकी स्थापना की। बाद में 1882 में अडियार में इसकी क्या हुई, संगठन की मुख्य केंद्र की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और बाद में हम जानते हैं कि इसको मैडम एनी बेसेंट ने चलाया था। और मैडम एनी बेसेंट ने एक वेकअप इंडिया नाम की निबंध श्रृंखला भी जारी की थी। ये क्या थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी मतलब ये था कि जो भारतीय जो दर्शन है, हिंदू दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, इनका ये सबका क्या करते थे, अध्ययन करते थे। क्या करते थे, अध्ययन करते थे। क्या करते थे, अध्ययन करते थे। और अध्ययन करने के बाद में ये कहते थे कि भारत का जो दर्शन है ना वो बहुत ही बेहतरीन है, और उसका प्रचार प्रसार ये करते रहते थे। ये यहाँ तक पहुँच गए थे कि इनके पास एक कृष्णमूर्ति करके एक व्यक्ति थे, और इन्होंने ये कह दिया था कि कृष्णमूर्ति के अंदर जो महात्मा बुद्ध की आत्मा है ना वो प्रवेश करने वाली है, और कृष्णमूर्ति है ना वो महात्मा बुद्ध के अगले अवतार होंगे। लेकिन ये बाद में ये हुआ कि कृष्णमूर्ति जी ने खुद मना कर दिया कि आत्मा ने भी मेरे अंदर प्रवेश नहीं किया। मान लो अगर वो कह देते कि हाँ भी महात्मा बुद्ध की आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर गई और मैं महात्मा बुद्ध का नया अवतार, तो उस वक्त हो सकता था ये माहौल बना देते कि ये महात्मा बुद्ध के नए अवतार है। खैर बात ये थी, थियो का मतलब गॉड और सोफिया का मतलब विजडम, और ब्रह्म विद्या का ये क्या करते थे, अध्ययन करते थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है। और वेकअप इंडिया किन्होंने चलाई थी, वेकअप इंडिया की निबंध श्रृंखला किसने चलाई थी, मैडम एनी बेसेंट ने चलाई थी। और एनी बेसेंट ने मद्रास हिंदू समिति की स्थापना की थी। मद्रास हिंदू समिति की स्थापना की थी 1904 के अंदर, मद्रास हिंदू समिति की स्थापना की। और देखो यही एनी बेसेंट है, आगे होम रूल आंदोलन चलाती है और साथ में चलाते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो जो मैडम एनी बेसेंट जो होम रूल चलाती है ना, उस होम रूल आंदोलन के साथ जो लोग जुड़ते हैं वो आगे जाके स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान देने वाले होते हैं। जैसे मोतीलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू है, मोहम्मद अली जिन्ना है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एनी बेसेंट की होम रूल सोसाइटी से या होम रूल आंदोलन से जुड़ते हैं। खैर अब हम जो एनी बेसेंट के बारे में जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं उनके धार्मिक योगदान के बारे में। तो उन्होंने मद्रास हिंदू समिति की स्थापना की 1904 में। वेकअप इंडिया नाम से उन्होंने एक निबंध श्रृंखला चलाई थी। 1898 में उन्होंने बनारस में एक सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला था। क्या खोला था, सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला था। वो सेंट्रल हिंदू स्कूल आगे जाकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बदल गया था। किस में बदल गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले मैडम एनी बेसेंट ने ही सेंट्रल हिंदू स्कूल बनाया था 1898 में बनारस में। बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से वो किस में तब्दील हो गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो गया था। और इन्हीं मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1907 में सबसे पहले हिंदू महासभा बनती है। मैंने आपको बताया था कि लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय है ना हिंदू आइडेंटिटी को स्वतंत्रता आंदोलन में लेके आते हैं। तो हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, और इसी वक्त हुए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया था। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। खैर भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हम जब शिक्षा पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, 1907 में हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। और मदन मोहन मालवीय 1898 में बनारस वाले जो सेंट्रल हिंदू स्कूल था उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1916 में तब्दील कर दिया था। तो बात यह है कि मैडम एनी बेसेंट के ऊपर 3 बातें हैं। ठीक है, मद्रास हिंदू समिति की स्थापना करते हैं, ठीक है, वेकअप इंडिया की निबंध श्रृंखला चलाते हैं, और 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल बनाते हैं। ये सेंट्रल हिंदू स्कूल आगे जाकर मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाता है। तो ये बात होगी थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो इसका जो सबसे पहले अडियार चेन्नई में क्या हुआ, मुंबई में स्थापित हुआ, लेकिन बाद में ये अडियार चेन्नई में हो गया। ठीक है, और ये पहले अमेरिका में था, और ये बहुराष्ट्रीय संस्था थी। बहुत सारे देशों में इसकी क्या थी, शाखाएं थी। 56 के आसपास देशों के अंदर क्या थी, इसकी शाखाएं थी। ठीक है, अडियार चेन्नई के अंदर, अडियार चेन्नई के अंदर। एक बार फिर सुन लो, मैडम एनी बेसेंट ने मद्रास हिंदू समिति की स्थापना की, वेकअप इंडिया के नाम से निबंध श्रृंखला जारी की, 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो कि 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। और मदन मोहन मालवीय ने 1907 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है,
मैंने ये बता ही दिया था, जय कृष्णमूर्ति इससे जुड़े हुए थे, किससे? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। अब हम बात करते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित की गई थी। और इनकी पत्रिका का नाम भी सर्वेंट ऑफ इंडिया था। इनकी पत्रिका का नाम भी क्या था? सर्वेंट ऑफ इंडिया था। और यही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोगों को ये बोला गया था कि ये जो आपकी होम रूल आंदोलन चल रहा है, इस होम रूल आंदोलन में आपको भाग नहीं लेना है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी संस्थाओं के द्वारा अपनी अपनी चौधर करना चाहते थे। तो बोले ये एनी बेसेंट चौधर कर रही है, आप उसमें भाग नहीं लोगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं समाज सुधार और धर्म सुधार आंदोलन, तो इस संस्था से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी संस्थाओं को चलाया था। ठीक है, जैसे श्री राम वाजपेयी ने स्काउट की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? स्काउट की सहायता की थी। हृदयनाथ कंजरू ने सेवा समिति की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सेवा समिति की स्थापना की थी। समाज सेवा संघ की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने की थी। किसने की थी? नारायण मल्हार जोशी ने। तो ये तीन जो आदमी है ना, हृदयनाथ कंजरू जिन्होंने सेवा समिति की स्थापना की, नारायण मल्हार जोशी जिन्होंने समाज सेवा संघ की स्थापना की, और श्री राम वाजपेयी जिन्होंने स्काउट की स्थापना की, ये तीनों आदमी इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े हुए थे। इसकी पत्रिका का नाम सर्वेंट ऑफ इंडिया था। इन लोगों को रोका गया था कि आप होम रूल आंदोलन में भाग नहीं लोगे। और इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, श्री राम वाजपेयी स्काउट की स्थापना की। श्री राम वाजपेयी ने किसकी की? स्काउट की स्थापना। फटाफट तुरंत एक पेपर में लिख लो, श्री राम वाजपेयी ने किसकी की? स्काउट की। सेवा समिति की किसने की? हृदयनाथ कंजरू ने की। सेवा समिति की किसने की? हृदयनाथ कंजरू ने की। समाज सेवा संघ की स्थापना किसने की? नारायण मल्हार जोशी ने की। ये जो तीनों आदमी है ना साथियों, ये जो तीनों आदमी है, ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े हुए थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से क्या थे? जुड़े हुए थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े हुए थे। तो हृदयनाथ कंजरू सेवा समिति, नारायण मल्हार जोशी समाज सेवा संघ। ठीक है, और तीसरा आदमी कौन है? बताओ तीसरा आदमी, फटाफट बताओ। नारायण मल्हार जोशी समाज सेवा संघ। ठीक है, हृदयनाथ कंजरू सेवा समिति। और एक फेमस जो स्कूल में आप अक्सर होते हो, स्काउट। स्काउट किसका था? श्री राम वाजपेयी का था। अब जो चौथा मैंने लिखा है ना, सेवा सदन, सेवा सदन, ये इनसे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये सेवा ही सेवा शब्द आ रहे हैं ना, इसीलिए मैंने इसको साथ ले लिया। मालबारी के नेतृत्व में सेवा सदन बना था। और ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सेवा सदन किसने बनाया था? सेवा सदन किसने बनाया था? तो एक बार फिर से, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन बनाता है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले बनाते हैं। और ये आगे जाकर ये बोलते हैं कि हमारे जो सदस्य हैं वो होम रूल आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। इनसे जुड़े हुए तीन सदस्यों ने तीन अलग अलग संस्था बनाई थी। हृदयनाथ कंजरू ने सेवा समिति बनाई थी, नारायण मल्हार जोशी ने समाज सेवा संघ बनाया था, और स्काउट की स्थापना श्री राम वाजपेयी ने की थी। सेवा सदन है वो इनसे अलग है। ठीक है, मैंने इसलिए लिखा दिया क्योंकि सेवा एक साथ शब्द आ रहे थे। एनी बिसेंट दोबारा सुन लीजिए। 1898 सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस, बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वेकअप इंडिया की निबंध श्रृंखला कौन शुरू करते हैं? एनी बिसेंट शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। और मद्रास हिंदू समिति, एनी बिसेंट 1904 और 1907 में हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। आगे चलते हैं। पारसी धर्म सुधार आंदोलन, पारसी धर्म सुधार आंदोलन, दो ही नाम थे, दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदेसी। और इनकी एक रस्त गोफ्तार इनकी एक पत्रिका है। ठीक है, इतना ही याद रखना है कि हाँ, इनकी एक और संस्था थी, सॉरी, रहनुमाई मौजूदयान सभा, रहनुमाई मौजूदयान सभा। तो पारसी धर्म सुधार आंदोलन में तीन बातें याद रखनी है।
एक तो दादा भाई नौरोजी, DBN, ठीक है। ये तो वैसे भी नरमदल पढ़ेंगे तो बार बार आएंगे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी याद रखना है। एक आपको याद रखना है रहनुमाई मौजूदान सभा, रहनुमाई मौजूदान सभा। और एक याद रखना है रस्त गुफ्तार, रस्त गुफ्तार, रस्त गुफ्तार, रस्त गुफ्तार, ठीक है। अब इसी के अंदर दो एक चीजें और बची हुई है, वो मैं बता देता हूँ। गोपाल हरि देशमुख ने दो चीजें लिखी थी, एक लोक हितवाद और एक सतपत्रे। और बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि लोक हितवादी किसको कहा जाता है, लोक हितवादी किसको कहा जाता है, लोक हितवादी किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को, गोपाल हरि देशमुख। और गोपाल हरि देशमुख एक सतपत्रे न भी निकालते हैं, 100 पत्रों की श्रृंखला होती है, उसको नाम सतपत्रे दे दिया। क्या दे दिया? सतपत्रे। एक संस्था और थी, साउथ इंडिया की थी, और नाम से ही पता चल रहा है, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। वीरसालिंगम पांतलु, वीरसालिंगम पांतलु, वीरसालिंगम पांतलु, वीरसालिंगम पांतलु, ऐसे इनका नाम है। और ऐसे ही संस्था का नाम है राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, वीरसालिंगम पांतलु। अच्छा, एक चीज और थी जो थी महादेव गोविंद रानाडे वाले में। महादेव गोविंद रानाडे एक इंडियन सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन भी चलाते हैं, जो कांग्रेस से जुड़ी हुई संस्था थी। ये रही भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, मेरे अचानक याद आ गया, मैंने नोट तो कर रखा था। ये जो संस्था थी ना, ये संस्था कभी कांग्रेस के साथ जुड़ जाती थी, कभी कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ती थी। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, ठीक है। तो महादेव गोविंद रानाडे, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, गोपाल गणेश आगरकर और पुनः सार्वजनिक सभा, और उसके साथ तो तीसरा नाम था, वो था भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। तो वीरसालिंगम पांतलु राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। जैसे दक्षिण में एक संस्था हमने पढ़ी थी वेद समाज श्रीधरलू नायडू के नेतृत्व में, और एक परमहंस मंडली पढ़ी थी दादोबा पांडुरंग तारखंड गर के नेतृत्व में, साथ में दुर्गाराम मेहता थे, और जिनकी पत्रिका का नाम ध्यान प्रकाश था, जिनकी पत्रिका का नाम क्या था? ध्यान प्रकाश था। उसी तरीके से हमें एक नाम और याद करना है, वीरसालिंगम पांतलु की एक संस्था थी जिसका नाम था राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। ये सोशल रिफॉर्म नाम आया ना, तब मेरे ये याद आई, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन शुरू हुआ था, कांग्रेस से जुड़ी हुई संस्था थी, कभी कांग्रेस से जुड़ जाती थी, कभी कांग्रेस से अलग हो जाती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने हिंदू धर्म सुधार आंदोलन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे आगे जाकर निम्न जातियों के आंदोलन, लेकिन उससे पहले हम मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन पढ़ते हैं, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन पढ़ते हैं। तो देखो साथियों, बात यह है कि जब 1857 की क्रांति होती है ना, तो 1857 की क्रांति में जो भग्नावशेष बचे हुए हैं, किसके? जो राजा महाराजा थे, जो नवाब थे, तो उनमें बहुत सारे मुस्लिम नवाब और मुस्लिम सत्ता अभी भी थी। जैसे मान लो मुगल बादशाह था, या फिर जो भी प्रशासनिक तंत्र था, अवध था, तो पूरे का पूरा प्रभाव क्या था? वो मुगल सल्तनत का ही प्रभाव था। उसके बाद भी क्या था, आसपास के जो इलाके थे, जो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए थे, उनके ऊपर भी जो मुगल सत्ता थी उसका कुछ ना कुछ प्रभाव था। और कुछ कुछ ऐसे लोग थे, नवाबजादे थे, जो छोटी छोटी रियासतों को लेके बैठे थे। तो हुआ ये कि 1857 की क्रांति में मुस्लिमों को ये लगा कि हमारी जो रियासत थी, जो हम मुगल बादशाह थे, मुगल सल्तनत थी, उसको अंग्रेजों ने जीता है, अब हम अंग्रेजों को हराएंगे और वापस मुस्लिम सत्ता को कायम करेंगे। तो मुसलमानों ने ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम पढ़ेंगे, एक वहावी आंदोलन था, वहावियों ने तो बहुत ज़्यादा भाग लिया था, और 1857 की क्रांति का दमन करने के बाद अंग्रेजों ने वहावियों को ढूंढ ढूंढ के मारा था। दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक लटका देते थे फांसियों पे पकड़ पकड़ के उनको। तो उस वक्त का दौर ये हुआ कि मुसलमानों की एक बहुत भयानक दूरी हो गई जो प्रशासनिक तंत्र था ना उससे। तो हुआ ये कि हिंदुओं का जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो प्रशासनिक तंत्र के अंदर ज्यादा आ गया। तो एक अंग्रेज था विलियम हंटर, उस विलियम हंटर ने एक पुस्तक लिखी इंडियन मुस्लिम। क्या नाम लिखा? इंडियन मुस्लिम। और उसने ये बोला कि यारो ऐसे नहीं है अंग्रेज भाइयों, आप ये गलत कर रहे हो कि आप मुसलमानों को बहुत ज़्यादा दूर कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आप मुसलमानों को पढ़ाओ और राज भगत, मतलब जो अंग्रेजों की भक्ति करे ना, उन मुसलमानों को तैयार करो। और वैसे भी क्या था
कि 1860 के बाद में कुछ ऐसे संगठन बनने लगे थे जो अंग्रेजों से कुछ मांगे करने लगे थे, और 1885 में तो कांग्रेस बन गई थी, और 1875 से 85 के बीच में ऐसे संगठन बनने लगे थे जो अखिल भारतीय स्वरूप के तो नहीं थे, लेकिन एक राज्य के अंदर काफी प्रभावशाली थे। तो इनको ये लगने लग गया, और उनके अंदर जो अधिकतर आदमी थे वो हिंदुओं का पढ़ा लिखा तबका था, तो इनको ये लगा कि हमें समानांतर में एक चीज खड़ी करनी है। अब देखो, ये बहुत ही करीने की बात है कि अंग्रेजों ने पहले ही सोच लिया था कि हमें एक बराबर एक संगठन खड़ा करना चाहिए, तो हमें राजवक्त मुसलमान तैयार करने चाहिए, और इन मुसलमानों को ये बोलना चाहिए कि हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा लिखाएंगे, आपके लिए अच्छे स्कूल खोलेंगे, आपके लिए अच्छे कॉलेज खोलेंगे, और आपको सरकारी सिस्टम में लेके आएंगे, आपको नौकरियां देंगे, आप इन हिंदुओं के झांसे में नहीं आए और इनके संगठन में नहीं आए। तो इसी कड़ी के अंदर जो विलियम हंटर इंडियन मुस्लिम पुस्तक लिखते हैं, फिर आगे जाकर इसी कड़ी में सर सैयद अहमद खान है वो अलीगढ़ आंदोलन शुरू करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसी श्रृंखला के अंदर है ना मुस्लिम धर्म सुधार क्या होता है, शुरू होता है। मुस्लिम धर्म सुधार क्या होता है, शुरू होता है। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये कितने कितने आंदोलन इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भावी आंदोलन के बारे में। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी थे, और इनका मोटा मोटा ये था, मैंने कल आपको बात बताया था कि धर्म सुधार में क्या होता है, या तो ये होता है कि भाई साहब ये रूढ़ियां अंधविश्वास है इनको हटाओ, नए एलिमेंट लाओ, धर्म में कुछ सुधार करो। और कुछ ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि धर्म तो हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें कुछ गलत तत्व आ गए थे, इन गलत तत्वों को हटाओ, इन गलत एलिमेंट्स को हटाओ। तो ये सैयद अहमद बरेलवी बोले कि मुस्लिम धर्म तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसके अंदर अन्य धर्मों के तत्व आ गए, सिख धर्म के आगे, हिंदू धर्म के आगे, ईसाई धर्म के आगे, इनको हटाओ। तो पहले तो इन्होंने लड़ाई लड़ी ईसाइयों के सिखों के खिलाफ। किसके खिलाफ लड़ी? सिखों के खिलाफ। और सिखों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते ये क्या हो गए, निपट लिए, चले गए यहां से। ठीक है, लेकिन बाद में जब 1857 की क्रांति होती है तो भावी अपनी लड़ाई किसके खिलाफ लड़ने लग जाते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि ईसाइयत के खिलाफ लड़ते हैं। और मैंने कहा था कि 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण ये था कि अंग्रेजों ने भारत के धार्मिक ढांचे के अंदर बहुत ज्यादा दखल दिया था, तो मुसलमानों को ये लगने लग गया कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ ही आ गए, तो इनको एक बार निपटाना क्या है, जरूरी है। तो भावियों ने अपनी लड़ाई फिर किसके खिलाफ शुरू कर दी? अंग्रेजों के खिलाफ शुरू कर दी। तो आप भावी आंदोलन में दो ही चीज याद रखोगे, 1826 में इसकी स्थापना हुई थी, सैयद अहमद बरेलवी ने इसकी स्थापना की थी। पहले ये सिखों से लड़ा था, बाद में ये अंग्रेजों से लड़ा था। पहले ये सिखों से लड़ा, बाद में ये अंग्रेजों से लड़ा। पहले ये सिखों से लड़ा, बाद में ये अंग्रेजों से लड़ा था। ठीक है, ठीक है। 1826 में इसकी स्थापना हुई। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद ने 1879 के अंदर इसकी 1889 के अंदर इसकी स्थापना की थी। और ये जो मिर्जा गुलाम अहमद थे, ये बोले मैं मेहदी हूं, मैं अवतार हूं, कृष्ण जी का भी अवतार हूं, पैगंबर भी हूं मैं। मतलब इन्होंने खुद के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बताया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इन्होंने बहुत सारे धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को उठाकर उसका एक संश्लेषण या समन्वय करने की कोशिश की। संश्लेषण या समन्वय करने की कोशिश की। संश्लेषण या समन्वय करने की कोशिश की थी। और अहमदिया आंदोलन अभी 1 या 1.5 महीने पहले चर्चा में था, क्योंकि भारत के कुछ मुस्लिम संगठनों ने अहमदिया को मुसलमान मानने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और अहमदिया के साथ पाकिस्तान में तो इससे भी बुरा हाल है, क्योंकि वहां पर अहमदिया पर इस निंदा का आरोप लगाकर, मतलब वो मुसलमान भी है लेकिन उनको मुसलमान माना भी नहीं जाता है। कारण ये था कि ये कृष्ण जी को भी भगवान मानते हैं और पैगंबर भी मानते हैं, और वो ये बोलते हैं कि अल्लाह ही है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। तो ये गलत बातें कर रहे हैं, तो वो इसको इस्लाम से क्या मानते हैं, बाहर मानते हैं। खैर, हम तो मुस्लिम धर्म सुधार पढ़ रहे हैं। मिर्जा गुलाम अहमद को याद रखना है और 1889 याद रखना है। और ये स्वयं को पैगंबर और कृष्ण का अवतार मानते थे। इनकी एक पुस्तक भी है, बहरीन ए अहमदिया। इनकी एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका? बहरीन ए अहमदिया। बहरीन ए अहमदिया। बहरीन ए अहमदिया। और इसकी स्थापना बहरीन ए अहमदिया, तो इसको कादियानी संप्रदाय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कादियानी संप्रदाय भी बोला जाता है। कादियानी संप्रदाय भी बोला जाता है। पुस्तक का नाम तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, मिर्जा गुलाम अहमद और अहमदिया संप्रदाय है तो बहरीन ए अहमदिया। ये बोलता है मैं कृष्ण का भी अवतार हूँ और स्वयं क्या हूँ, पैगंबर भी हूँ। बहरीन ए अहमदिया निकालते हैं मिर्जा गुलाम अहमद। 1889 कादियानी संप्रदाय। 1826 वहाबी
1826 बहावी। बहावी, बहावी कौन बनाते हैं? सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी 1826 में, ठीक है। और ये 1889 में बनाते हैं मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है। देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी था। क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी था। अलीगढ़ आंदोलन ये कहता था कि हमें मुसलमानों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जो अंग्रेजों का समर्थन करे, स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध करे। लेकिन देवबंद जो आंदोलन था उसने कांग्रेस का समर्थन किया, स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया और सैयद अहमद खान का विरोध किया था। इसमें जो दो आदमी थे, एक तो थे रशीद अहमद गंगोई और एक थे मोहम्मद याकूब ननोतवी। तो आप तो इतना ही याद रखो, गंगोही एंड ननोतवी, 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 ठीक है। सहारनपुर के देवबंद स्थान पर आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा पर रोक लगाओ, कुरान संबंधित शिक्षा का क्या करो? प्रचार प्रसार करो। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बता दी, ये अलीगढ़ आंदोलन के विरोधी थे, सैयद अहमद खान के विरोधी थे, कांग्रेस के समर्थक थे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया था। गंगोई एंड ननोतवी ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। आज भी सहारनपुर में ये देवबंद चल रहा है और क्या होता है? इस्लामी शिक्षा यहाँ पर मिलती है, इस्लामी शिक्षा यहाँ पर मिलती है, ठीक है। जो शिबली नुमानी थे वो इससे जुड़े हुए थे। ये शिबली नुमानी कौन थे? जब हम अलीगढ़ आंदोलन पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी थी जिसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी, सैयद अहमद खान थे, सैयद अहमद खान थे, उन्होंने चेले चपाटों की एक फौज तैयार की थी जिनको अलीगढ़ ग्रुप कहा जाता था। उस अलीगढ़ ग्रुप में ये शामिल थे शिबली नुमानी। लेकिन बाद में ये शिबली नुमानी किससे जुड़ गए? देवबंद आंदोलन से जुड़ गए। किससे जुड़ गए? देवबंद आंदोलन से जुड़ गए। किससे जुड़ गए? देवबंद आंदोलन से। तो बहावी आंदोलन, सैयद अहमद बरेलवी 1826, पहले सिखों से लड़ते हैं, बाद में मुसलमानों से लड़ते हैं, 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं, ठीक है। देवबंद आंदोलन 1866 या 67 के अंदर इसकी स्थापना होती है। गंगोही एंड ननोतवी इसकी स्थापना करते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के विरोधी होते हैं, सैयद अहमद खान के विरोधी होते हैं, कांग्रेस का समर्थन करते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करते हैं। और साथ में क्या कौन जुड़े हुए थे? शिबली नुमानी जुड़े हुए थे। जो शिबली नुमानी पहले किससे जुड़े हुए थे? अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। अब हम बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन की। किसकी बात करते हैं? अलीगढ़ आंदोलन की। तो मैंने आपको बताया था विलियम हंटर ने एक पुस्तक लिखी थी इंडियन मुस्लिम। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडियन मुस्लिम, जिसमें यह कहा गया था कि भाई साहब अंग्रेज सरकार ना वो राजभगत मुसलमान तैयार करे, राजभगत मुसलमान तैयार करे जो अंग्रेजी राज का क्या करे? समर्थन करे, ठीक है। तो अब देखो अलीगढ़ आंदोलन क्या कहता है कि मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा दो, नौकरियों में अधिक से अधिक क्या दो? आरक्षण दो, ठीक है। 1857 के समय ये कंपनी की न्यायिक सेवा में थे और इसीलिए इन्होंने 1857 की क्रांति पर दो पुस्तकें लिखी थी। एक तो लिखा था बिजनौर की बगावत और एक लिखा था असबाब ए बगावत ए हिंद। जब हम 1857 की क्रांति की पुस्तकें पढ़ेंगे तब इनकी पुस्तक भी पढ़ेंगे, जिसकी पुस्तक का नाम क्या था? असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद। अक्सर ये 1857 की क्रांति की पुस्तकों में इसका नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय ये कंपनी की क्या थे? न्यायिक सेवा में थे। अब देखो मैंने आपको ये स्टोरी बताई थी कि विलियम हंटर बोलते हैं कि इंडियन मुस्लिम राजभक्त मुसलमान तैयार करो और ऐसी एक फौज तैयार करो। तो अलीगढ़ मुस्लिम जो कॉलेज चलता है उस कॉलेज के अंदर जो प्रिंसिपल बनते हैं, थियोडर बैक बनते हैं, मॉरिसन बनते हैं, अर्चबोल्ड बनते हैं। इनमें से अर्चबोल्ड है ना, वो आगे जाकर मुस्लिम लीग का प्रतिवेदन तैयार करते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे होगी, जो 1905-6 के दौर के अंदर स्टार्ट होता है, जब बंगाल विभाजन स्टार्ट होता है, जब स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की वो पहले जन आंदोलन की अभिव्यक्ति थी और अंग्रेजों को ये लगता है कि अब तो हमारे खिलाफ लोग खड़े होने लग गए, तो वो फूट डालो राज करो के तहत जो उन्होंने पहले से एक टीम तैयार कर रखी थी, उस टीम को आगे लेके आते हैं और किसकी स्थापना करते हैं? मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। तो आ रही है बात समझ में कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो
प्रिंसिपल काम करते थे, आर्चबाल्ड वो प्रतिवेदन तैयार करते हैं। तो ये एक श्रृंखला हो गई कि वो पहले से ये सोचते हैं कि अगर कांग्रेस के अंदर ऐसे कोई एलिमेंट आते हैं जो हमारे सरकार का विरोध बहुत ज़्यादा करे, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर देंगे। और आगे जाके हम देखते हैं कोई 1909 में मोरले मिंटो में सांप्रदायिक निर्वाचन आ जाता है, पृथक निर्वाचन आ जाता है। वो मुस्लिम लीग की मांग करती है, मुस्लिम लीग बोलती है हमें ये चाहिए। अमृतसर अधिवेशन के अंदर 1 साल बाद अंग्रेज उनको दे देते हैं। आई बात समझ में? कड़ी जुड़ रही है ना या नहीं जुड़ रही है? कि भी विलियम हंटर कहते हैं राजभक्त मुसलमान तैयार करो, उनको राय देने वाले होते हैं ये आर्चबाल्ड, मॉरिसन और थियोडर बेक। और यही आगे जाके मुस्लिम लीग का क्या करते हैं, खाका तैयार करते हैं कि आप कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे। खैर हम आते हैं वापिस अलीगढ़ आंदोलन और सर सैयद अहमद खान के ऊपर, सर सैयद अहमद खान के ऊपर। अब ये इन्होंने क्या किया कि 1864 में पहले एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी की थी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अच्छा, एक चीज क्या होती है कि अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो क्वेश्चन मैं आपको यहां बताता हूं कि मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी, मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी, मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी, मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी। अब ऐसे नाम आता है ना और ऑप्शन में सर सैयद अहमद खान आ जाता है तो सारे इसको टिक कर जाते हैं। जबकि इसकी स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ ने की थी। किसने की थी? अब्दुल लतीफ ने की थी। किसने की थी? अब्दुल लतीफ ने की थी। प्लीज आप इस चीज को याद करो। जैसे मैंने आपको बताया वेद समाज और देव समाज में क्या अंतर है, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरीके से याद रखना कि सोसाइटी पे ऐसे नहीं सोसाइटी का क्वेश्चन आ जाए मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी और सैयद अहमद खान ऑप्शन में आ जाए और टिक कर दो, नहीं। इसकी स्थापना अब्दुल लतीफ ने 1863 में की थी। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना अवश्य सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान ने की थी। अब देखो ये रही 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। गाजीपुर में एक अंग्रेजी शिक्षा का स्कूल खोला। 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो गया था। और मैंने आपको बताया था कल 1875 में आर्य समाज की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और आज हम पढ़ेंगे कि 1873 में ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। और मैंने बताया था कि इस टाइम पे बहुत सारे संगठनों की क्या होती है? स्थापना होती है, ठीक है, ओके। तो एक तो ये कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी बनाते हैं, एक गाजीपुर में ये स्कूल खोलते हैं और एक साथ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की क्या करते हैं? ये स्थापना करते हैं, ठीक है। इनकी एक बुक के बारे में तो मैंने बता दिया, असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद, और एक बता दिया बिजनौर की बगावत। एक इनकी अच्छी बुक और थी तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक। ये तहजीब लिखा हुआ है, ये तहजीब है, ठीक है, तहजीब। ये लखनऊ वाले लोग अच्छे तरीके से बोलते हैं तहजीब से पेश आई है, तो ये वो तहजीब है, तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक। तो तहजीब उल अखलाक किसकी है? सर सैयद अहमद खान की। असबाब बगावत हिंद किसकी है? सर सैयद अहमद खान की है। बिजनौर की बगावत किसकी है? सर सैयद अहमद खान की। इनकी एक और पुस्तक थी जाम ए जाम, जाम ए जाम, जाम ए जाम, दो जाम आ गए इस पे, जाम ए जाम। कुरान पर लिखी थी इन्होंने, कुरान पर टीका लिखी थी जिसका नाम था जाम ए जाम। तो 4 हो गई, असबाब ए बगावत हिंद, बिजनौर की बगावत, तहजीब उल अखलाक और जाम ए जाम, ठीक है। तहजीब ठंडे आदमी थे, तहजीब से पेश आते थे, इसीलिए याद रख लेना। तहजीब की पुस्तक किसने लिखी? सर सैयद अहमद खान से। बहुत ही ठंडे धीर गंभीर आदमी थे, इसीलिए इनकी पुस्तक होगी तहजीब उल अखलाक, जाम ए जाम, ठीक है, ओके। अब क्या था, मैंने आपको बात बताई कि अंग्रेजों ने इनको आगे किया था। जब कांग्रेस में सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं तो ये इनको उकसाते हैं और ये कांग्रेस के विरुद्ध पहली संस्था स्थापित करते हैं, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। बनारस के एक शिवदयाल क्या नाम था उनका, शिव भगत ऐसे कुछ नाम था, उनको साथ में लेके इसकी क्या करते हैं? स्थापना करते हैं, ठीक है। अब बात ये थी कि फिर ये अंग्रेजों के अनुसार चलते हैं तो फिर इनको क्यों पढ़ते हैं? सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने मुसलमानों में एक ऐसा मध्यम वर्ग तैयार किया था जिन्होंने
लिबरल एजुकेशन ली और वेस्टर्न एजुकेशन ली, और सबसे पहले ये समझ सकते हो वोकेशनल एजुकेशन ली, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन ली, और एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ, मध्यम वर्ग तैयार हुआ जो सरकारी नौकरियों को करने लग गया था। तो अपने समाज के अंदर है ना, इन्होंने सबसे पहले उनको रूढ़ियों से, उनको बेड़ियों से, कुरीतियों से बाहर निकाला था और अपने समाज के विरोध का इन्होंने क्या किया था, सामना किया था कि कुरान की शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, उसके अलावा हमें अन्य शिक्षा भी सीखनी पड़ेगी। ये सबसे पहली पहल इन्होंने की थी, इसीलिए सर सैयद अहमद खान को पढ़ा जाता है। ठीक है, असबाब बगावत हिंद, बिजनौर की बगावत, तहजीबुल अखलाक और जाम ए जाम, 4 इनकी पुस्तकें थी। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, गाजीपुर में एक स्कूल खोला था और मोहम्मद एंग्लो स्कूल खोला था, यहाँ पे ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ के अंदर खोला था। ठीक है, 1886 में इन्होंने एक मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी खोली थी, ये याद कर लेना। ठीक है, अब देखो 2 चीजें याद रखना आप, मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी, मोहम्मद लिटरेरी, जब भी मुस्लिम धर्म सुधार पढ़ो तो सबसे पहले पढ़ो मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ की 1863 में, क्योंकि ये सोसाइटी का नाम आता है तो हम सर सैयद अहमद खान को टिक कर देते हैं। तो मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी है ना, अब्दुल लतीफ ने 1863 में बनाई थी। कब बनाई थी? 1863 में बनाई थी। कब बनाई थी? 1863 में बनाई थी। 1886 में मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी, किसने? सर सैयद अहमद खान ने। और 1888 में संयुक्त भारत राज्य भक्त सभा, ये जो है ना यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इन्होंने बनाया था। तो 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी, गाजीपुर में एक स्कूल, 1875 में अलीगढ़ में एक मोहम्मद एंग्लो एजुकेशन स्कूल खोला था, 1886 में मोहम्मद एजुकेशन कांग्रेस खोली थी और 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन खोला था। असबाब बगावत हिंद, बिजनौर की बगावत, जाम ए जाम और तहजीब उल अखलाक, ये चारों किताबें इनकी लिखी हुई थी। ठीक है, सर सैयद अहमद खान हो गए कंप्लीट। इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन के अंदर बहुत सारे लोग पैदा किए थे, जैसे शिबली नुमानी। ये शिबली नुमानी आगे जाके देवबंद आंदोलन से जुड़ जाते हैं। देवबंद आंदोलन की स्थापना किसने की थी? गंगोई एंड ननौतवी ने की थी। किसने की थी? गंगोई एंड ननौतवी ने की थी। वहाबी आंदोलन की स्थापना सैयद अहमद बरेलवी ने की थी, 1826 में हुई थी। 1866 में देवबंद आंदोलन की स्थापना हुई थी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम धर्म सुधार पढ़ रहे हैं ना, तो एक साथ। अब ये नहीं है कि सर ये पढ़ाते पढ़ाते वो क्यों पढ़ा दिया, अरे ऐसे ही जोड़ के याद करोगे तभी तो याद होगा, वरना कैसे याद होगा। अभी इन चारों का वापस रिवीजन कराऊंगा मैं। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान दोबारा 4 किताबें कौन कौन सी? असबाब बगावत हिंद, बिजनौर की बगावत, जाम ए जाम और तहजीबुल अखलाक। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी, बिजनौर में एक स्कूल, 1875 के अंदर मोहम्मद एंग्लो एजुकेशन स्कूल खोलते हैं जो आगे जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल जाता है। ठीक है, 1886 में मोहम्मद एजुकेशन कांग्रेस खोलते हैं। 1888 में कांग्रेस के विरुद्ध एक संस्था खोलते हैं, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की। ये क्या करते हैं? स्थापना करते हैं, कुरान पर टीका लिखते हैं, जाम ए जाम, जाम ए जाम। ठीक है, अब इनके जो चेले होते हैं ना, वो चेले क्या क्या होते हैं? जैसे चेलों के नाम है चिराग अली, अल्ताफ हुसैन हाली, ये रहा चिराग अली, अल्ताफ हुसैन हाली, मोहसिन उल मुल्क। ये जो मोहसिन उल मुल्क होते हैं ना, ये आगे जाके भाई साहब मुस्लिम लीग में भी इनका नाम आएगा, मुस्लिम लीग में भी इनका क्या आएगा? नाम आएगा, याद रखना। ये बहुत बड़े शायर थे, मैं शायर तो नहीं, ये शायर थे, ये शायर थे अल्ताफ हुसैन हाली। चिराग अली, अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नोमानी और मोहसिन उल मुल्क क्या थे? इनके चेले थे। और इसीलिए इसको बेटो अलीगढ़ ग्रुप कहा जाता। क्या कहा जाता था? अलीगढ़ ग्रुप कहा जाता था। और इसी अलीगढ़ ग्रुप के खिलाफ आगे जाकर एक एहरार आंदोलन चलेगा। क्या चलेगा? एहरार आंदोलन चलेगा, एहरार आंदोलन चलेगा। और इस एहरार आंदोलन ने बहुत सारे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी तैयार किए थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। तो अलीगढ़ ग्रुप का विरोध में एहरार आंदोलन शुरू होता है। अलीगढ़ ग्रुप के विरोध में क्या शुरू होता है? एहरार आंदोलन शुरू होता है। तो अलीगढ़ ग्रुप में कौन कौन से लोग शामिल थे? शिबली नोमानी, चिराग अली, अल्ताफ हुसैन अली और मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क। ठीक है, और ये मोहसिन उल मुल्क है ना, आगे जाकर मुस्लिम लीग में मिलेंगे। और मुस्लिम लीग में
मुस्लिम लीग का प्रतिवेदन है ना, ये आदमी तैयार करता है जिसका नाम क्या होता है, अर्चबोल्ड होता है, जिसका नाम क्या होता है, अर्चबोल्ड होता है। वापिस आ जाओ, सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी, बहावी आंदोलन 1826, पहले सिखों के खिलाफ लड़ते हैं, फिर अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में लड़ते हैं। देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन, कांग्रेस का समर्थक, स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थक, अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी, सर सैयद अहमद खान का विरोधी। गंगोई एंड ननौतवी इसकी स्थापना करते हैं। एक आदमी था शिबली नोमानी, जो पहले किससे जुड़ा हुआ, अलीगढ़ आंदोलन से, बाद में किससे जुड़ गया था, देवबंद आंदोलन से जुड़ गया था। मिर्जा गुलाम अहमद 1889 के अंदर कादियानी संप्रदाय या अहमदिया संप्रदाय की स्थापना करते हैं, खुद को पैगंबर बताते हैं, बहरीन ए अहमदिया पुस्तक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बहरीन ए अहमदिया। क्या पुस्तक लिखते हैं, बहरीन ए अहमदिया। क्या पुस्तक लिखते हैं, बहरीन ए अहमदिया लिखते हैं। ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख समाज सुधारक, अच्छा इसमें अहरार आंदोलन नहीं आया है, मैं आपको नोट करवा ही देता हूं। अहरार आंदोलन, तो अहरार, 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 ये वो आंदोलन था लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसने मुस्लिमों की एक ऐसी फौज तैयार की थी जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिसमें जो सबसे पहला नाम आता है ना, वो आता है अब्दुल कलाम आज़ाद का। अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अल हिलाल। अल हिलाल, अल हिलाल पत्रिका लिखी थी इन्होंने। क्या लिखी थी, अल हिलाल पत्रिका लिखी थी, अल हिलाल पत्रिका लिखी थी। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद के बाद में हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान, ये हकीम अजमल खान है ना, आपको स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत जगह मिल जाएंगे। हकीम अजमल खान ये भी स्वतंत्रता आंदोलन में आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। एक और नाम होता है मजहूर अल हक, मजहर 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 उल हक, मजहूरुल हक, मजहूरुल हल हक। ठीक है, मजहूरुल हल हक। और अब्दुल कलाम आज़ाद और हकीम अजमल खान, ये अहरार आंदोलन से क्या थे, जुड़े हुए थे, जो कि अलीगढ़ ग्रुप का, अलीगढ़ आंदोलन का क्या करते थे, विरोध करते थे। अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में ये शुरू हुआ था अहरार आंदोलन, और जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का क्या किया था, समर्थन किया था। जिन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता आंदोलन का क्या किया था, समर्थन किया था। एक मिनट रुकिए, ठीक है, यही है अब्दुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, मजरूर अल हक। ठीक है, अहरार आंदोलन को इसलिए याद रखना कि अहरार आंदोलन है ना, अहरार आंदोलन है, अहरार आंदोलन है, वो अलीगढ़ आंदोलन का क्या था, विरोधी था, और स्वतंत्रता आंदोलन का क्या था, समर्थन था, समर्थन करता था। तो जो सबसे बड़ा नाम है ना, वो है अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में भाई साहब पूरी डिटेल में पढ़ लिया था, एक बार और पढ़ लो। लॉज ऑफ लाइफ इन्होंने लिखी थी, इंडियन मिरर इन्होंने लिखी थी, वामावोदिनी पत्रिका इन्होंने लिखी थी, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। अरे सॉरी सॉरी, वो केशव चंद्र सेन थे, सॉरी 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 सॉरी, वो सॉरी, वो क्या थे, केशव चंद्र सेन थे। 1820 में बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में इनका जन्म हुआ था। विधवा विवाह के बहुत बड़े समर्थक थे, और इन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह का कानून आया था। आगे जाकर 1892 में महालवारी के नेतृत्व में कंसेंट मैरिज एक्ट आता है, सम्मति विवाह अधिनियम, सम्मति विवाह अधिनियम। और 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आता है, 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 किसके प्रयासों से, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। किसके प्रयासों से, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। किसके प्रयासों से, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। किसके प्रयासों से, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट आता है। अब देखो 4 कानून है, 4 कानून है, चारों याद रखेंगे। 1929 में आता है शारदा एक्ट। क्या आता है, शारदा एक्ट। क्या आता है, शारदा एक्ट। किसके प्रयासों से आता है, हर विलास शारदा के नेतृत्व। किससे आता है, हर विलास शारदा, हर विलास शारदा, हर विलास शारदा। अब देखो चारों आगे,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है। क्या आता है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है। क्या आता है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है। क्या आता है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। ठीक है, ओके ओके। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आता है। किसके प्रयासों से? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। 1892 में महलबारी के प्रयासों से सम्मति विवाह अधिनियम आता है। क्या आता है? सम्मति विवाह अधिनियम आता है। पारसी आदमी होते हैं महलबारी, महलबारी के नेतृत्व से, महलबारी के नेतृत्व से। और उसके बाद में हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में शारदा एक्ट आता है। क्या आता है? शारदा एक्ट आता है। तो 4 हो गए। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत प्रयास करते हैं। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट आता है 1872 में। 1892 में महलबारी के प्रयासों से सम्मति विवाह अधिनियम आता है। हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में शारदा एक्ट आता है। ठीक है, 1856, 1872, 1892, 1929। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1872 नेटिव मैरिज एक्ट, 1892 सम्मति विवाह अधिनियम और 1929 शारदा एक्ट। 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, 1872 केशव चंद्र सेन, 1892 महलबारी और 1929 हरविलास शारदा, हरविलास शारदा। ठीक है, तो 4 ये अधिनियम एक साथ आपके हो गए। तो समाज सुधार से संबंधित ये इतने थे। एक तो आपने सती प्रथा पढ़ लिया था, नियम नंबर 17, और 4 ये हो गए, 5 हो गए। 2-3 और दिए हैं, वो कभी एक साथ एक टेबल में निपटा देंगे। अभी सामाजिक सुधार पढ़ रहे हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ। 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट, महलबारी के प्रयासों से 1892 में सम्मति विवाह अधिनियम और हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में शारदा एक्ट। ओके, चलिए आगे दौड़ते हैं। अब जो हम शुरू कर रहे हैं वो है निम्न जातियों के अंदर धर्म सुधार या समाज सुधार। ठीक है, तो सबसे पहले जिनका नाम आता है उनका नाम है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ये लगभग महादेव गोविंद रानडे के समकालीन थे और महादेव गोविंद रानडे से इनकी थोड़ी कम बनती थी। ये निम्न जातियों में सुधार करना चाहते थे, निम्न जातियों में छुआछूत को दूर करना चाहते थे, निम्न जातियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और इनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले महिला एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा काम है किया था। ठीक है, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले। ओके, याद रह जाएगा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले ने कुछ पुस्तकें लिखी थी। उन इंपॉर्टेंट पुस्तकों का नाम जानना हमारे लिए जरूरी है। पहली जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है उसका नाम है गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी। और इन्होंने इस पुस्तक में पाखंडों का बहुत ही ज्यादा विरोध किया था। दूसरी पुस्तक है इशारा। तीसरा, इन्होंने शिवाजी को अपने हिसाब से अलग तरीके से शिवाजी की व्याख्या की थी। तो शिवाजी एक जीवनी लिखा इन्होंने। क्या लिखा? शिवाजी एक जीवनी। क्या लिखा? शिवाजी एक जीवनी, शिवाजी एक जीवनी, शिवाजी एक जीवनी। और साथ में धर्म तृतीय रतन भी लिखा। धर्म तृतीय रतन, धर्म तृतीय रतन। तो इनकी मुख्य पुस्तक थी ना, वो थी गुलामगिरी। क्या थी? गुलामगिरी। इशारा भी थी, शिवाजी एक जीवनी भी थी और धर्म तृतीय रतन, इनकी क्या थी? मुख्य पुस्तकें थी। ठीक है, इनका जो संगठन था, जो 1873 में जिसकी स्थापना हुई, सत्यशोधक समाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। सत्यशोधक समाज किसकी संस्था थी? ज्योतिबा फुले की थी। किसकी थी? ज्योतिबा फुले की थी। किसकी थी? ज्योतिबा फुले की थी। कब बनी? 1873 में। और मैं बार बार बता चुका हूं कि 1875 में आर्य समाज बना, 1875 में मोहम्मद अकबर एजुकेशन कॉलेज बना था, स्कूल बना था, और 1873 में सत्यशोधक समाज किसने बनाया? ज्योतिबा फुले ने बनाया। किसने बनाया? ज्योतिबा फुले ने बनाया। इस संगठन की एक पत्रिका आती थी जिसका नाम था दीनबंधु या दीन मित्र। दीनबंधु या दीन मित्र, दीनबंधु या दीन मित्र। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सत्यशोधक समाज की पत्रिका कौन सी थी? तो दीनबंधु या दीन मित्र, दीनबंधु या दीन मित्र। अब बताओ, ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी? गुलामगिरी, इशारा, शिवाजी एक जीवनी, धर्म तृतीय रतन, धर्म तृतीय रतन। और इनका जो मूल भाव था ना, वो ये था कि ये छुआछूत जातिवाद को विरोध करना चाहते थे और निम्न जातियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, पाखंडों का ये विरोध करते थे। और इन्होंने भी विधवा विवाह के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए थे और इनकी धर्मपत्नी ने भी बहुत अच्छे प्रयास किए थे। और इनकी धर्मपत्नी के साथ एक महिला और थी, फातिमा शेख,
जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अंदर भी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। फातिमा शेख, फातिमा शेख, फातिमा शेख, फातिमा शेख, ठीक है। किसके साथ थी? सावित्रीबाई फुले के साथ थी, ठीक है। याद रखोगे फातिमा शेख को भी। इन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। और निम्न जाति में महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार किसने किया? सावित्रीबाई फुले ने किया। ज्योतिबा फुले ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? गुलामगिरी, इशारा, धर्म तृतीय रतन, शिवाजी एक जीवनी, सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 में। 1873 में सत्यशोधक समाज की पत्रिका कौन सी थी? दीनबंधु या दीनमित्र, दीनबंधु या दीनमित्र। और इन्हीं के प्रयासों से एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ, एक ऐसी पीढ़ी तैयार हुई जो आगे जाकर इस समाज के लिए, शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा काम करती है। और इन्हीं को आगे जाकर डॉक्टर अंबेडकर प्रेरणा स्रोत मानते हैं और निम्न जातियों के लिए, शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जातिवाद, अस्पृश्यता, महिलाओं की दयनीय स्थिति, किसानों की बुरी हालत आदि के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? आंदोलन किया था। मेन चीजें ये है भाई साहब कि इनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए अच्छा काम किया, इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी, इशारा, शिवाजी एक जीवनी, धर्म तृतीय रतन, जिसमें से गुलामगिरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और जिनकी पत्रिका क्या थी? दीनबंधु या दीनमित्र, दीनबंधु या दीनमित्र। अब देखो क्या होता है कि इन्हीं की प्रेरणा से कुछ अच्छे लोग तैयार होते हैं जो डिप्रेस्ड क्लास के अंदर एजुकेशन का काम करते हैं। इनमें थे B.R. शिंदे, जो करते हैं डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। अब यहां भी एक दिक्कत हो जाती है कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अगर ब्रैकेट में आ गया B.R. अम्बेडकर, टिक, B.R. अम्बेडकर ने किया है, B.R. अम्बेडकर ने किया है, नहीं, उनसे पहले 1906 में V.R. शिंदे ने यह काम कर दिया था। किसके प्रेरणा से? ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। किसने किया? V.R. शिंदे ने। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, याद रखना, क्योंकि ये ऐसा नाम आता है ना तो B.R. अम्बेडकर ही टिक करके आते हैं, जबकि होता क्या है ये डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? V.R. शिंदे ने की थी। किसने की थी? V.R. शिंदे ने की थी, ठीक है। और इसी तरीके से बहुजन समाज शुरू किया मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव ने। किसने किया? मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव ने। शंकरराव जाधव ने, शंकरराव जाधव, मुकुंदराव पाटिल, मुकुंदराव पाटिल, बहुजन समाज, बहुजन समाज, बहुजन समाज, बहुजन समाज, बहुजन समाज, ठीक है। अरे ठीक है। B.R. शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। और इन्होंने मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव, मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव, मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव क्या शुरू किया? बहुजन समाज। क्या शुरू किया? बहुजन समाज, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। इसी कड़ी में आगे निम्न जातियों के आंदोलन के लिए इनके महानायकार हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं, ठीक है। देखो हम पूरी स्टोरी नहीं पढ़ रहे हैं, उनका राजनीतिक संघर्ष क्या है वो नहीं पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार। तो उनसे जुड़ी हुई चीजें ही हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ेंगे। हाँ, कोई ऐसी चीजें जो जुड़ रही है वो हम बताते चले जाते हैं, ठीक है। मूक नायक, मूक नायक, मैं वही फैक्ट लिख रहा हूं जो अक्सर पेपर में आते रहते हैं। मूक नायक किसकी लिखी हुई है? भीमराव अम्बेडकर की। जनता और प्रबुद्ध भारत समाचार पत्र भी इनके लिखे हुए, जनता और प्रबुद्ध भारत समाचार पत्र भी इनके लिखे हुए, जनता और प्रबुद्ध भारत समाचार पत्र भी इनके लिखे हुए, जनता और प्रबुद्ध भारत समाचार पत्र भी इनके लिखे हुए। लेकिन मूक नायक जरूर याद रखना। इसी के साथ इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एनिलिशन ऑफ कास्ट, एनिलिशन ऑफ कास्ट, जातिवाद को कैसे खत्म किया जाता है, इस पे इन्होंने पुस्तक लिखी थी एनिलिशन ऑफ कास्ट। और एक पत्रिका लिखी थी बहिष्कृत भारत पत्रिका। और वैसे भी इन्होंने बहिष्कृत भारत एक संगठन भी बनाया था, तो ये तो याद हो जाता है क्योंकि ये अक्सर हमारे चर्चा में, नजरों में आता रहता है। बहिष्कृत भारत संगठन भी भीमराव अंबेडकर ने बनाया था और बहिष्कृत भारत पत्रिका भी किसने लिखी थी? बाबा साहब अंबेडकर ने लिखी थी। तो मूक नायक, मूक नायक, मूक नायक, और जनता और प्रबुद्ध भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत, और बहिष्कृत भारत पत्रिका ये लिखते हैं, ठीक है। एनिलिशन कास्ट भी ये लिखते हैं, ये नोट कर लेना आप।
ये साथ में नोट कर लेना, जब मैं बोल रहा हूँ ना उसके साथ साथ ये चीजें नोट होनी चाहिए। और मैंने आपको कल ही ये बात बताई थी कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको पढ़ते जाओ, सुनते जाओ और ये नाम नोट कर लो, और जो भी एक बुक आपके पास है ना उसे फटाफट क्या कर लो, रिवीजन कर लो, ताकि आपका स्वतंत्रता आंदोलन आसानी से रिवीजन हो जाए। तो अंबेडकर साहब कौन कौन सी पुस्तकें लिखते हैं, कौन सी पत्रिकाएं लिखते हैं? मूक नायक लिखते हैं, और जनता और प्रबुद्ध भारत अखबार निकालते हैं, बहिष्कृत भारत पत्रिका निकालते हैं, और पुस्तक निकालते हैं एनालिसिस ऑफ कास्ट। तो ये 5 तथ्य आप जरूर याद रखोगे। ऐसे तो बहुत सारे तथ्य हैं लेकिन ये अक्सर पेपर में आते हैं। एनालिसिस ऑफ कास्ट पुस्तक लिखते हैं, बहिष्कृत भारत पत्रिका लिखते हैं, जनता और प्रबुद्ध भारत समाचार पत्र निकालते हैं, और मूक नायक पत्रिका। ओके ठीक है। अब देखो संगठन कौन सा था? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 वी आर शिंदे। अब क्या होता है, ऐसे संघ का नाम आता है ना तो बी आर अम्बेडकर पे हम टिक कर देते हैं, इसीलिए मैंने वी आर शिंदे को पहले लिखाया। वी आर शिंदे डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 बाई वी आर शिंदे। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना कौन करते हैं? 1920 में भीमराव अंबेडकर करते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में कौन करते हैं? भीमराव अंबेडकर करते हैं। और बहिष्कृत भारत पत्रिका भी निकालते हैं, बहिष्कृत भारत पत्रिका भी निकालते हैं, बहिष्कृत भारत पत्रिका भी निकालते हैं, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में मनाते हैं, और समाज समता संघ 1927 में मनाते हैं, समाज समता संघ 1927 में मनाते हैं। तो ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समाज समता संघ, और अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, और डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 वी आर शिंदे, ठीक है। इसी के साथ एक स्वतंत्र श्रमिक पार्टी भी बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी कौन बनाता है? भीमराव अंबेडकर। कौन बनाता है? भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी भी बनाते हैं। तो 4 संगठन हो गए, 4 संगठन हो गए। समाज समता संघ 1927, समाज समता संघ 1927, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ 1920, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1927 में समाज समता संघ, और साथ में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। तो 4 ये संगठन हो गए इनके, ठीक है। पत्रिका कौन सी होगी इनकी? मूक नायक होगी। अखबार कौन से होगी? जनता और प्रबुद्ध भारत हो गया। बहिष्कृत भारत पत्रिका निकालते हैं, एनालिसिस ऑफ कास्ट पुस्तक लिखते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में इतना आ गया। अब देखो मैं आपको जो तथ्य बता रहा हूं ना, ये तथ्य एक साथ जुड़े हुए। ये महार सत्याग्रह शुरू करते हैं जल के लिए, जल पीने के लिए, जोड़ के अंदर वो जो तालाब होता है उसके अंदर। पार्वती मंदिर सत्याग्रह शुरू करते हैं 1928 के अंदर, और 1930 के 35 के बीच में कल सब मंदिर सत्याग्रह शुरू करते हैं। क्या करते हैं? कल सब मंदिर सत्याग्रह शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे 5 मंदिर के सत्याग्रह बताऊंगा, 5 मंदिर के सत्याग्रह बताऊंगा जो 3 जुड़े हुए हैं, जो 3 जुड़े हुए हैं बाबा साहब के साथ। महार, ठीक है, उसके बाद पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928, 1930 से 35 के बीच में कल सब मंदिर, 1930 से 35 के बीच में कल सब मंदिर, 1930 से 35 के बीच में कल सब मंदिर, 1930 से 35 के बीच में कल सब मंदिर। अब 2 जो बच गए ना, वाइकोम 1924 और गुरुवायर 1931, गुरुवायर 1931। ये वाइकोम होता है, ये केरल में होता है, केरल में होता है, केशव मेनन के नेतृत्व में होता है। और ये दक्षिणी भारत का, दक्षिणी भारत का, भाई साहब एक बार क्लास में हो, दक्षिणी भारत का क्या होता है? दक्षिणी भारत का बहुत बड़ा एक मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन बन जाता है, और इसको गांधी जी भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उत्तर भारत से आकर, उत्तर भारत से एक अकालियों का जत्था आके भी इसको ज्वाइन करता है। और ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको हम पेरियार है, जिनको हम पढ़ रहे हैं, अब आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, वो भी क्या करेंगे? इसको ज्वाइन करेंगे। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, नहीं क्लास में रिकॉर्डिंग में लगा देंगे। ठीक, तो क्या था कि जो वाइकोम था ना 1924 के अंदर, वाइकोम 1924 के अंदर था, केरल के अंदर होता है, केशव मेनन के नेतृत्व में होता है, मंदिरों में प्रवेश का बहुत बड़ा आंदोलन होता है। गांधी जी उत्तर भारत से आकर स्पेशल मिलके जाते हैं, अकालियों का भी एक जत्था आता है, और उधर से पेरियार बोलते हैं जिनको ईवी रामास्वामी नायकर, वो भी यहाँ पे इस आंदोलन को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। ठीक कुछ सालों बाद गुरुवायर
मंदिरों के लिए सत्याग्रह होता है 1931 में। ये के केलप्पन के नेतृत्व में होता है। किसका होता है? के केलप्पन के नेतृत्व में होता है, के केलप्पन। और ये जो दोनों आंदोलन होते हैं ना, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ भी जुड़े होते हैं। कौन कौन से? वाइकोम और गुरुवायर, वाइकोम और गुरुवायर, वाइकोम और गुरुवायर। देखो तभी तो गांधी जी आ रहे हैं ना, ईवी रामास्वामी नायकर आ रहे हैं, अकालियों का जत्था चल के आ रहा है। और अभी अकालियों के जत्थों के बारे में हम पढ़ेंगे, सिख धर्म सुधार को जब हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे क्यों अकालियों का जत्था यहाँ पे आया था, क्योंकि वो भी उधर धर्म सुधार कर रहे थे अपने सिख धर्म के अंदर, तो यहाँ पे भी धर्म सुधार चल रहा था, तो इसीलिए वो आगे। और देखो ये बॉन्डिंग हो रही थी कि स्वतंत्रता आंदोलन अखिल भारतीय स्वरूप ले रहा था, और दूसरे धर्म के लोग भी आके दूसरे धर्म के अंदर क्या कर रहे थे? समाज सुधार के कार्यों का क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे। ठीक है, तो 5 चीजें हैं। महार सत्याग्रह, ठीक है, पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928, कलशम मंदिर सत्याग्रह 1930 से 35, वाइकोम 1924 और गुरुवायर 1931। ठीक है, और वाइकोम होता है केशव मेनन के नेतृत्व में और गुरुवायर होता है के केलप्पन के नेतृत्व में। जब मैं आपको असहयोग आंदोलन और शून्य वैज्ञ आंदोलन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वापिस पूछूंगा कि गुरुवायर में कौन थे? कलप्पन थे। कौन थे? के केलप्पन। और यहाँ पे कौन थे? केशव मेनन थे। कौन थे? केशव मेनन थे। कौन थे? केशव मेनन थे। ओके ओके, ठीक है। तो निमन जातियों के आंदोलन में सबसे पहले हमने शुरू किया ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज बनाते हैं 1873 में। इनकी पत्रिका होती है दीनबंधु या दीन मित्र। इनकी पुस्तकें कौन सी है? गुलामगिरी है, इशारा है, धर्म तृतीय रत्न है और शिवाजी एक जीवनी है। ठीक है, इनकी जो धर्म पत्नी होती है सावित्री फुले, वो महिलाओं की शिक्षा के लिए और विधवा विवाह के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। इन्हीं के प्रयासों से वी.आर. सिंधिया डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं, और वो जो बहुजन समाज शुरू करते हैं शंकरराव जाधव और मुकुंदराव पाटिल, शंकरराव जाधव और मुकुंदराव पाटिल। उसके बाद में नाम आता है बाबा साहब अम्बेडकर का। कौन कौन सी पत्रिका लिखते हैं? एक तो मूक नायक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मूक नायक। एक पुस्तक कौन से लिखते हैं? एनिलिसन ऑफ कास्ट। एक पत्रिका कौन सी लिखते हैं? बहिष्कृत भारत पत्रिका। कौन सी? बहिष्कृत भारत पत्रिका। अखबार कौन कौन से लिखते हैं? जनता और प्रबुद्ध भारत। कौन सा लिखते हैं? जनता और प्रबुद्ध भारत। कौन से 4 संगठनों की स्थापना करते हैं? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ 1920 और बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 और 1927 में समाज समता संघ और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। 4 चीजें बनाते हैं। पत्रिकाएं मैंने आपको बता दी, मूक नायक पत्रिका थी, बहिष्कृत भारत पत्रिका थी, और उसके साथ एनिलिसन ऑफ कास्ट पुस्तक थी, और जनता और प्रबुद्ध भारत उनके क्या थे? समाचार पत्र थे। महार सत्याग्रह, और उसके बाद ये आपका पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928, कलशम मंदिर सत्याग्रह 1930 से 35। ये तीनों क्या थे? बाबा साहब के नेतृत्व में। ठीक, और ये जो थे वाइकोम था वो केशव मेनन के नेतृत्व में था 1924 में, जिसमें गांधी जी भी आते हैं, अकाली जत्था भी आता है, ईवी रामास्वामी नायकर भी आते हैं। आज ही पढ़ेंगे ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार कहा जाता है। और अभी अभी जो एक विवाद चल रहा है, स्टालिन ने बयान दिया था, पढ़ेंगे कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, वाइकोम 1924 और गुरुवायर 1931। ये शून्य वैज्ञ आंदोलन के आसपास था, ये असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड के आसपास था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु। स्पीड तो ज्यादा कौन गुरु जी? अरे स्पीड ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, पेपर के थोड़े दिन रहे, दबा दब पढ़ो और दबा दब रट्टे मारो। कोई ये फाउंडेशन की क्लास थोड़ी चल रही है कि मैं तुम्हें पुचकार पुचकार के पढ़ाऊंगा। जल्दी जल्दी पढ़ो, देखो कितने दिन बचे, कुछ भी दिन नहीं बचे, पढ़ो फटाफट पढ़ो। श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु। केरल में इनका जन्म हुआ था। एजवा जाति से थे, ठीक है, निमन जाति से थे, और ये जातिवाद और छुआछूत का विरोध करते थे। इन्होंने अरिवीपुरम आंदोलन शुरू किया था। ये एक जगह थी, और इस जगह पे क्या थे, ये छोटी जाति के थे। उसके बाद भी इन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, इसीलिए इस जगह के नाम पे अरवीपुरम आंदोलन की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। अरवीपुरम आंदोलन की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। अरवीपुरम आंदोलन की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। अरवीपुरम आंदोलन की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। ठीक है, नारायण धर्म परिपालम योगम की भी इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। खैर ये तो याद हो जाएगा, नारायण से नारायण, नारायण से नारायण, नारायण से नारायण, नारायण धर्म परिपालम योगम। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है वो आप पढ़ लेना। ठीक है, ये स्लाइड पढ़ लेना, लेकिन 2 चीजें याद रखनी, ये फैक्ट याद रखना। अरवीपुरम आंदोलन किससे जुड़ा? नारायण गुरु से जुड़ा हुआ। फिर ये बोलते थे एक ही जाति होती है, एक ही ईश्वर होता है, ऐसी कुछ बातें बोलते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है, एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया।
एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किया। सबकी मनुष्य की जाति एक ही है, मनुष्य का धर्म भी एक है और मनुष्य का ईश्वर भी एक है। मनुष्य जातियों में नहीं बटा हुआ है। जातिवाद का हमें विरोध करना चाहिए। किसने कहा था? नारायण गुरु ने कहा था। अरबीपुरम में इन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए इसको अरबीपुरम आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरबीपुरम आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरबीपुरम। और इन्होंने अपने नाम से ही नारायण धर्म परिपालम योगम की स्थापना की थी। नारायण धर्म परिपालम योगम की स्थापना की थी। नारा दिया था एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। इसके बाद में ना इनका एक चेला आता है, वो चेला थोड़ा सा हटके होता है और वो चेला बाद में बोलता है ना कोई धर्म ना कोई ईश्वर ना कोई जाति। खैर हमें नारायण गुरु को याद रखना है, ठीक है। अब ये था कि ये निम्न जाति के थे तो इन्होंने भी जातिवाद छुआछूत का विरोध किया। लेकिन भारत में एक समस्या है कि प्रत्येक जाति है ना वो अपने से नीची जाति ढूंढ लेती है। तो इन्होंने बोला हम तो ऊपर वालों का तो जातिवाद का विरोध कर रहे हैं ना, तो हमें नीचे वाली जातियों के साथ जो हम बुरा व्यवहार कर रहे हैं ना वो भी हमें नहीं करना चाहिए। तो मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था दक्षिण भारत के अंदर। नारायण गुरु श्री नारायण धर्म परिपालम योगम और अरबीपुरम आंदोलन, क्योंकि अरबीपुरम में इन्होंने शिवलिंग की क्या की थी? स्थापना की थी। जबकि शिवलिंग की स्थापना ये जाति वाले लोग नहीं कर सकते थे लेकिन इन्होंने कर लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कुछ पुस्तक के आप देख लेना। अब आते हैं भाई साहब बहुत जोरदार आदमी पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है। अत्यंत ही क्रांतिकारी आदमी थे। दक्षिणी भारत में इन्होंने द्रविड़ आंदोलन को शुरू किया था, ठीक है। और ब्राह्मणवाद और मनुवाद के खिलाफ इन्होंने बड़ा आंदोलन शुरू किया था। और इन्होंने ही जो स्टालिन ने बात बोली थी ये बात उन्होंने बहुत पहले बोल दी थी। और ये द्रविड़ जो तमिलनाडु की कल्चर के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा गहरी ठहरी हुई है, इसीलिए ये क्या विवाद अक्सर होते रहते हैं। दक्षिण बनाम उत्तर और द्रविड़ बनाम आर्य, और लगभग इसका बहुत पुराना इतिहास है, ठीक है। कुडी अरसू इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। सबसे जरूरी जो चीज है ना वो है कुडी अरसू, कुडी अरसू, कुडी अरसू, ठीक है। ये ज्यादा जरूरी है। और पेरियार इनका नाम था ईवी रामास्वामी नायकर। पेरियार का मतलब होता है पवित्र आत्मा, ईवी रामास्वामी नायकर। अब ये आदमी ये नहीं था कि इन्होंने कोई धर्म सुधार शुरू किया था। इनके चेले चपाटों ने तो आगे चाहकर नई पार्टियां भी बना ली थी। जैसे ये दो पार्टियां ना तमिलनाडु की, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, AIDMK और DMK, वो इन्हीं पेरियार के चेले चपाटों ने तैयार की थी। इन्होंने द्रविड़ आंदोलन शुरू किया था। और भाई साहब ये आंदोलन एक बार तो इतना उग्र हो गया था कि हिंदी भाषा के विरोध के नाम पर दक्षिण में कुछ राज्य इकट्ठे हो गए थे कि हम तो अलग अलग देश बनाएंगे जिसका नाम होगा द्रविड़ नाडु, द्रविड़ नाडु, द्रविड़ नाडु, ठीक है। तो ये द्रविड़ बनाम आर्य की लड़ाई है ना कभी कभी उभर कर आ जाती है, ठीक है। इसीलिए वो अखबारों में विवाद चला था। कुडी अरसू इन्होंने पुस्तक लिखी थी, ठीक है। ईवी रामास्वामी नायकर कहा जाता है, ठीक है। ओके ओके, चलिए आगे चलते। इनका एक चेला था CN अन्नादुरई, जिन्होंने द्रविड़ संघ की स्थापना की और ये आगे जाके DMK बना, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। और फिर बाद में इसमें डिवाइडेशन हुआ और बना ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये जयललिता और ये सब उसी से जुड़े हुए थे, ठीक है। ओके, पेरियार को वैकुम वीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैकुम वीर। क्या बोला जाता है? वैकुम वीर। और इनकी पुस्तक जो फेमस थी वो क्या थी? कुडी अरसू, कुडी अरसू। बहुत बार पेपर में आया हुआ है, कुडी अरसू, कुडी अरसू, कुडी अरसू, कुडी अरसू, कुडी अरसू, ठीक है। इसी समय दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना होती है। कौन कौन लोग करते हैं? त्यागराजी चेटियार करते हैं, TM नैयर करते हैं और CN मुदालियार करते हैं। नाम तो होता है दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ, लेकिन इनकी एक पत्रिका चलती है, जस्टिस पत्रिका, और इसके कारण इस पार्टी को जस्टिस पार्टी कहा जाने लगता है। क्या कहा जाने लगता है? जस्टिस पार्टी। और इन्हीं में से होते हैं CN अन्नादुरई, जो आगे जाके द्रविड़ संघ की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? द्रविड़ संघ की स्थापना करते हैं, ठीक है। त्यागराज चेटियार, TM नैयर और CN मुदालियार, CN मुदालियार, CN मुदालियार, त्यागराज चेटियार, याद रखना ये तीन नाम, त्यागराज चेटियार, TM नैयर, CN मुदालियार, दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना करते हैं। इनकी पत्रिका होती है जिसका नाम जस्टिस होता है, इसीलिए इस पार्टी का नाम क्या रख देते हैं? जस्टिस पार्टी रख देते हैं। क्या रख देते हैं? जस्टिस पार्टी रख देते हैं। वैकुम वीर कहा जाता है इनको, ठीक है। पेरियार कहा जाता है इनको। इनकी पुस्तक का नाम कुडी अरसू था, वैसे इनका नाम ईवी रामास्वामी नायकर था। और यही चलकर वाइकाम सत्याग्रह में जो मंदिर प्रवेश आंदोलन था, केशव मेनन का क्या देते हैं? साथ देते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो भाई साहब मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन कर दिया हमने, वहाबी आंदोलन,
ठीक है 1826 सैयद अहमद बरेलवी, पहले सिखों के खिलाफ बाद में मुसलमानों के खिलाफ। ठीक है देवबंद आंदोलन गंगोई एंड ननौतवी 1866-67 में बनता है। अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी होता है, सैयद अहमद खान का विरोधी होता है, कांग्रेस का समर्थन होता है, स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करता है। ठीक है अहरार आंदोलन जो कि अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में शुरू हुआ था, जैसे हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आजाद, मजरूल अल हक, ऐसे बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं जो कि स्वतंत्रता आंदोलन का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद 1889 में कादियान में एक नए संप्रदाय को रखते हैं जिसको लोग कादियानी संप्रदाय या अहमदिया संप्रदाय कहते हैं। इनकी पुस्तक का नाम बहरीन अहमदिया होता है और ये मिर्जा गुलाम अहमद खुद को पैगंबर मानते हैं और कृष्ण का क्या मानते हैं, अवतार मानते हैं। इसी के साथ अलीगढ़ आंदोलन चलता है सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में, जब ये 1875 के अंदर एंग्लो मोहम्मद एजुकेशन स्कूल बनाते हैं। ठीक है बाद में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाता है। उससे पहले ये कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी बनाते हैं, गाजीपुर में एक स्कूल खोलते हैं। ठीक है और 1886 के अंदर ये मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी खोलते हैं। 1888 में कांग्रेस के विरुद्ध ये यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना भी करते हैं। कांग्रेस का ये क्या करते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे आर्चबोल्ड, वो मुस्लिम लीग का क्या करते हैं, प्रतिवेदन तैयार करते हैं। ठीक है तो ये मुस्लिम के हो गए। पारसी में मैंने कहा था दादा भाई नौरोजी को याद रखना है, रहनुमाई मजदुआन सभा का नाम याद रखना है और रस्त गोफ्तार एक पत्रिका का नाम है, याद है आपको रखना है। अहरार आंदोलन में अब्दुल कलाम आजाद भी जुड़े हुए थे, मैंने बता दिया था, जो भारत के पहले क्या थे, आज़ादी के बाद सरकार में पहले मंत्री भी थे। और अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे लंबे टाइम तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस वक्त, उस दौरान। ओके अब हम बात करते हैं निमन जाति के आंदोलन। मैंने आपको बता दिए, ज्योतिबा फुले बता दिया, अंबेडकर साहब बता दिए। ज्योतिबा फुले मैंने बताया सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में होती है। उसकी पत्रिका का नाम दीन बंधु दीन मित्र होता है। वो एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम गुलामगिरी होता है। गुलामगिरी, धर्मतृतीय रतन, इशारा, शिवाजी एक जीवनी, इन 4 चीज़ों को लिखते हैं। मतलब ये नहीं है चारों के अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन जो पेपर में आते हैं ना वो मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है इनकी धर्मपत्नी होती है, वो महिला शिक्षा और विधवा विवाह के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और इनके साथ में एक मुस्लिम महिला और होती है जिसका नाम होता है फातिमा शेख। ठीक है और इन्हीं के प्रयासों से वीआर सिंधे डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1906 में। और बहुजन समाज चलता है, बहुजन समाज जो संघ चलता है वो किसने चलाया था, शंकर राव जादव और मुकुंद राव पाटिल ने चलाया था। उसके बाद आते हैं हम बाबा साहब अम्बेडकर, मूकनायक पत्रिका लिखते हैं, मूकनायक पत्रिका लिखते हैं, एनिलिशन ऑफ कास्ट पुस्तक लिखते हैं, बहिष्कृत भारत पत्रिका लिखते हैं और जनता और प्रबुद्ध भारत समाचार पत्र लिखते हैं। ठीक है मैंने आपको बता दिया था। महार सत्याग्रह, पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 और 1930 से 35 कलशम मंदिर सत्याग्रह भी वो चलाते हैं। और 4 मैंने वो संगठन या पार्टी बताई थी, एक स्वतंत्र श्रमिक पार्टी थी, एक समाज समता संघ था, एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी और एक दलितों का अखिल भारतीय संगठन था जो 1920 में बना था। ठीक है ये सब मैंने बता दिया था या नहीं बताया था, बताओ हो गया। तो निम्न जातियों के आंदोलन हो गए, मुस्लिमों के लिए भी हो गए। और स्टार्टिंग के अंदर हमने रिवीजन कर लिया था, जो कल हमने पढ़ा था उसका भी कर लिया था। और जैसे एनी बिसेंट का, राजा राम मोहन राय का, केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो सारे संगठन हमने एक साथ कर लिए थे। तो आप ये वीडियो देखने के बाद क्या करोगे, फटाफट आपके पास जो भी बुक है ना उस बुक का एक बार क्विक रिवीजन कर लेना। आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ना वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे तो ये है कि हिस्ट्री के अंदर कहीं से भी कोई क्वेश्चन निकाल के दे दे उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन फैक्ट का सहारा लेके मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है। ठीक है अब चलते हैं निरंकारी आंदोलन। आप निरंकारी आंदोलन में इतने याद रखोगे, बाबा दयालदास। कितना याद रखोगे, बाबा दयालदास, बाबा दयालदास, बाबा दयालदास, बाबा दयालदास। ठीक है इन्होंने अनुयायियों से क्या कहा ये आप पढ़ लेना। ठीक है सिख सभा 1873 में बनी थी अमृतसर में, सिखों का सुधारवादी संगठन था। ठीक है और क्या था ये, एक तरीके से प्रतिक्रिया थी कि ईसाई भी खब्बी कर रहे हैं हमारे साथ, ब्रह्म समाजी नया कोई सुधार शुरू कर रहे हैं, आर्य समाजी भी सुधार शुरू कर रहे हैं, अलीगढ़ आंदोलन भी लगे हुए हैं, अहमदिया मुसलमान भी लगे हुए हैं। तो इससे अच्छा है ना कि हम भी अपने धर्म में क्या करें, सुधार करें। इसीलिए इन्होंने सिख सभा की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है ये सुधार करने का क्या क्या मकसद है, वही है खोए हुए गुरुओं को पुनः प्राप्त करना, गुरुमुखी पंजाबी का प्रचार प्रसार करना, गुरुओं की भाषा को, गुरुओं के वचन को आगे फैलाना। इंपॉर्टेंट क्या है, नामधारी आंदोलन कुक्का आंदोलन चला था और ये कुक्का आंदोलन भाई साहब किसान आंदोलन भी था।
एक तरीके से ये किसान विद्रोह भी था। तो मतलब ये अर्ध धार्मिक अर्ध आर्थिक आंदोलन था, आर्थिक भी था उसके साथ ये धार्मिक आंदोलन भी था। कुक्का आंदोलन में याद करने वाली चीज है ना, वो दो ही आदमी है, बालक सिंह और राम सिंह, बालक सिंह और राम सिंह, बालक सिंह और राम सिंह, बालक सिंह और राम सिंह। नामधारी जुड़े होते और नामधारियों ने ना अंग्रेजों के साथ पंगे लिए ही रखे और इसीलिए नामधारियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान दिया था। और नामधारियों का मालेरकोटला जैसी जगह पे कत्लेआम हुआ था, एक तरीके से नरसंहार हुआ था। जैसे अपने ये बांसवाड़ा और इस जगह जनजातियों का जो नरसंहार पड़ते हैं ना, वैसे ही नामधारियों का भी क्या किया था, नरसंहार किया था, जैसे जलियांवाला बाग हुआ था वैसे ही। ठीक है, तो कुक्का आंदोलन आप जरूर याद रखना, किसने किया, राम सिंह और बालक सिंह, राम सिंह और बालक सिंह। और ये क्या थे, इसमें ज्यादातर कौन से लोग थे, नामधारी सिख थे। कौन थे, नामधारी सिख। और निरंकारी में कौन था, बाबा दयालदास। निरंकारी में कौन था, बाबा दयालदास। निरंकारी में कौन था, बाबा दयालदास। लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है, वो है ये गुरुद्वारा सुधार आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। और वहां के जो अकाली जाट थे ना, इन्होंने गुरुद्वारा के अंदर जो महंत थे, जो वहां पे आर्थिक गबन कर रहे थे और एक तरीके से लूट मचा रखी थी, उनके विरोध में इन्होंने आंदोलन शुरू किया। और 1925 में बाद में गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी जब कानून बन गया था और उसके द्वारा इस महंतों को बाहर कर दिया गया और गुरुद्वारे का प्रबंधन ये लोग करने लगे, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी। ठीक है, ओके। और ये असहयोग आंदोलन से भी जुड़ा हुआ था। और इस आंदोलन में जो अहरार आंदोलन के आदमी थे ना, हकीम अजमल खान, वो भी यहाँ पर भाग लेते हैं। और ये जो दौर होता है ना साथियों, 1915 के बाद का दौर होता है, उसमें क्या होता है कि अगर कहीं भी आंदोलन हो रहा है तो ये अखिल भारतीय और सभी धर्मों के स्वरूप का दिखाने के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता है ना, वो जहां भी ऐसी जगह होती है, जैसे श्रद्धानंद मस्जिदों में जाके जब भाषण देंगे, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन जब शुरू होता है 1920 के आसपास, तो गांधी जी है ना, वो मस्जिदों में जा जाके भाषण देते हैं और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता भी करते हैं। तो इस दौर के अंदर हकीम अजमल खान जाते हैं, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन से जुड़ते हैं। और इसमें एक घटना ये होती है कि वहाँ पे कुछ सूखे पेड़ थे, वो अकालियों ने काट लिए थे, तो पुलिस को बुला के उनका नरसंहार किया और उनको मारने पीटने की कोशिश की थी। और ये लंबा आंदोलन चलता है, असहयोग आंदोलन से जुड़ा होता है और गुरुद्वारे के अंदर काफ़ी सुधार होता है। और ये अकाली लोग है ना, वहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे, वाईकोम सत्याग्रह में 1924 में केरल में, जो कि केशव मेनन के नेतृत्व में होता है। इसी तरीके से सिंह बाबा आंदोलन है, लेकिन जो इनमें इंपॉर्टेंट है ना, वो ये गुरुद्वारा सुधार आंदोलन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1925 में बिला जाता है गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी। ठीक है, सिंह बाबा आंदोलन कब शुरू हुआ, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, तो आप याद रखना, निरंकारी दयालदास, निरंकारी दयालदास, निरंकारी दयालदास। और नामधारी और कुक्का, बालक सिंह और राम सिंह, बालक सिंह और राम सिंह, बालक सिंह और राम सिंह। ठीक है, तो साथियों, सारे धर्म सुधार, निम्न जाति आंदोलन, मुस्लिम धर्म सुधार, पारसी धर्म सुधार, हिंदू धर्म सुधार, सब हमने एक वीडियो के अंदर करने की कोशिश की है। प्रीलिम्स के लिए आपको थोड़ा सा तेज स्पीड से पढ़ाया है। स्लाइड के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, जो नहीं दी हुई है वो मैंने नोट कराया है। जो चीज़ें ऊपर लिखी हुई थी, प्लीज़ इतना कष्ट कीजिए कि आप एक रजिस्टर रखिए, वो फैक्ट उसमें नोट कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो। फिर एक पुस्तक उठाइए और फटाफट फास्ट रीडिंग कर लीजिए। और गारंटी है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से एक क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है। प्रीलिम्स के अंदर हमेशा एक क्वेश्चन आता है, कई बार तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो मैंने कॉन्सेप्ट भी बनाने की कोशिश की है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो जाए, और उसके साथ साथ मैंने फैक्ट की भी एक तरीके से बम्बार्डमेंट ही की है, बम्बारी की है, कोई मैंने फैक्ट की कमी नहीं छोड़ी है। तो जब भी आप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो स्लाइड के ऊपर जो मैंने नाम लिखे हैं, उन नाम को साथ में नोट कर लो, क्योंकि मैंने उन नामों को 7 या 8 बार बोला है, 7 या 8 बार बोला है। अगर आप आंख बंद करके भी देखोगे ना, तो भी आपको वो नाम आपके कानों में गूंजेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखने के बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, ताकि वो भी इसको देख सके। और ये जो फ्री में कंटेंट हम आपको अपने चैनल पे उपलब्ध करा रहे हैं, तो और भी कोई आपके साथी है जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, उन तक आप इनको उपलब्ध कराइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल। ठीक है, बाय। और आपकी नेशनल करंट अफेयर की क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी। शुक्रिया।